हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की 31वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बताया करे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नियानिया और जियांग के दरमियान फाइट जारी होती है। नियानिया जियांग से पूछता है तो तुम एक फोर्जर हो जो कि मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका मतलब तुम यूजलेस नंबर नहीं हो। जियांग उसे कहता है नहीं, मैं एक यूजलेस नंबर ही हूँ, लेकिन मैं मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। नियानिया अपने बड़े बड़े फ्राई पैन निकालता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि जियांग अपने पैन को जमीन पर मारता है जिससे एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है। नियानिया अपने फ्राई पैन से उस दीवार को तोड़ देता है। जैसे ही वह दीवार टूटती है, पीछे जियांग ने एक पेपर पकड़ा होता है जिसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी होती है। जियांग उस पर अपना पेन रखते हुए कहता है चलो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का मजा सिखाते हैं। नियानिया जल्दी से डॉज करके साइड पर हो जाता है। जियांग जैसे ही अपनी फॉर्मेशन में से मैजिक को ओपन करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ एक वुल्फ निकलता है जो कि नियानिया के पीछे लग जाता है। नियानिया आगे आगे भाग रहा होता है जब वो उसको फॉलो करता है। नियानिया को जब लगता है कि वो उसके वुल्फ से भाग नहीं सकता तो वहीं पर रुक जाता है और अपने सामने एक कढ़ाई की शील्ड बनाता है, लेकिन जियांग का इलेक्ट्रिक वुल्फ उसकी कढ़ाई को तोड़ देता है और सीधी इलेक्ट्रिसिटी उसके पेट पे जाके लगती है, जिससे नियानिया दूर जाकर गिरता है। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैजिक इस्तेमाल करना तो बहुत ज्यादा मजे का काम है, लेकिन साथ ही वो अपने पेपर की तरफ देखता है जिस पर फॉर्मेशन होती है वो फट जाता है। जियांग कहता है लेकिन मैं सिर्फ एक क्रिस्टल को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। जियांग सामने नियानिया की तरफ देखता है तो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। नियानिया उसे कहता है तो इसका मतलब तुम अपने मैजिक को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। पहले तुमने वाटर मैजिक इस्तेमाल किया, अब तुमने इलेक्ट्रिक मैजिक इस्तेमाल कर लिया। जियांग जमीन पर बैठ जाता है और एक और पेपर निकालता है और नियानिया से कहता है मैं यहाँ पर तैयारी करके आया हूँ। नियानिया अपने पास से छुरी कांटे निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है मैं तुम्हें जो मैजिक परफॉर्म ही नहीं करने दूंगा। जबकि जियांग उसके छुरी कांटों से बचने के लिए अपने सामने एक बड़ी से मिट्टी का हाथ बना लेता है जो कि उसकी शील्ड होती है। नियानिया के छुरी कांटे जाकर सीधे उसकी शील्ड से टकराते हैं। उसी वक्त उसकी शील्ड के पीछे से दो और इलेक्ट्रिक वुल्फ निकलते हैं। नियानिया हवा में जंप करता है और अपने पास एक बड़ा सा फ्राई पैन बनाता है और उसके एक इलेक्ट्रिक वुल्फ के ऊपर मारता है, लेकिन उसी वक्त दूसरा इलेक्ट्रिक वुल्फ दूसरी तरफ से आता है और उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। नियानिया फिर से जमीन पर गिर जाता है। जियांग नियानिया से कहता है ऐसे छोटे मोटे मैजिक से तुम नहीं हारने वाले, मुझे हाई लेवल मैजिक परफॉर्म करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे स्पेशल पेन चाहिए। वो अपने पास एक पेन निकालता है जो कि बहुत स्पेशल होता है। वो अपने पेन को मालियांग 2.0 का नाम देता है। टीचर मार्टिन, टीचर एसी, सारे बच्चे और जीबी भी हैरान हो जाते हैं। जियांग ने जमीन पर 3 पेपर रखे होते हैं जिन पर फॉर्मेशन बनी होती है। जियांग नियानिया से कहता है मैं अब हाई लेवल मैजिक परफॉर्म करने वाला हूँ। वो अपने पेन को जमीन पर मारता है। उन तीनों में से 3 अलग अलग वुल्फ निकलते हैं। एक में से फायर वुल्फ निकलता है, वाटर वुल्फ निकलता है और एक में से इलेक्ट्रिक वुल्फ निकलता है, और वो तीनों सीधे नियानिया की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हैंस से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हाई लेवल मैजिक इस्तेमाल कर रहा है, ये तो देखने वाली चीज है। जबकि रेनिस भी ये देखकर हैरान हो जाता है। बूनो कहता है क्या ये ऐसा कर सकता है, वो भी एक यूजलेस नंबर होते हुए। लेकिन कुकिंग क्लास के टीचर अभी भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जियांग अपने तीनों वुल्फ को नियानिया की तरफ आगे भेजता है। नियानिया भी अपनी जेब से एक छोटी सी गोली निकालता है और उसे अपने मुंह में दबा लेता है। नियानिया के उस गोली को खा लेने के बाद उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नियानिया 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयां बनाता है जो कि एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। नियानिया अपनी दोनों कढ़ाइयों के दरमियान उनमें से 2 वुल्फ्स को बंद कर देता है, जबकि फायर वुल्फ अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। नियानिया अपनी मैजिकल पावर से एक बड़ा सा चमचा बनाता है और उस फायर वुल्फ को घुमाना शुरू कर देता है और जियांग से कहता है मेरी कढ़ाई के सामने तुम्हारी ये ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, और इस तरह की फायर के साथ खेलना तो हम जैसे कुक्स का रोजाना का काम है। जियांग से देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये तो मेरा मूव था, इसने मेरे मूव को अपना मूव बना लिया। इस दुनिया के शेफ्स तो साले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जियांग अपने स्पेशल पेन की तरफ देखता है तो उस पेन पर से 3 क्रिस्टल जाया हो जाते हैं। जियांग कहता है अब मेरे पास ज्यादा क्रिस्टल नहीं बचे, मुझे ध्यान से काम करना होगा। जबकि अरीना में बैठे बच्चे बातें कर रहे होते हैं तो कुकिंग क्लास के लड़के भी फाइट कर सकते हैं। टीचर मार्टिन कुकिंग क्लास के टीचर जिनका नाम मोमो है उनसे पूछते हैं आखिर अभी नियानिया ने क्या चीज चबाई थी जिससे उसकी पावर बढ़ गई। मोमो उसे कहते हैं उसने एक एनर्जी पिल खाई थी जो कि उसने खुद बनाई है। उसने बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक गोली बनाई थी ताकि वो उसे अपनी पावर को बढ़ा सके। फिर नाई नाई आगे बढ़ता है। वो अपने चमचे को अभी भी घुमा रहा होता है क्योंकि वो अपने चमचे से जियांग के फायर वुल्फ को कंट्रोल कर रहा होता है। जियांग के फायर वुल्फ को जियांग की तरफ वापस भेजता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही कहता है मुझे फिर से मैजिक इस्तेमाल करना होगा। जियांग अपने 2-3 क्रिस्टल्स को मिलाकर जमीन पर मारता है और एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिसमें से वाटर मैजिक निकलता है।
है। इस बार बड़ा सा वाटर ड्रैगन निकलता है। निया निया का फायर वुल्फ उस ड्रैगन को देखकर डर जाता है। निया निया अपने फायर वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है। जियांग का ड्रैगन उस वुल्फ के साथ जैसे ही टकराता है तो पूरे अरीना में बाप इकट्ठी हो जाती है। बच्चे बातें करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की फाइट तो बहुत ज्यादा एपिक है। हमने ऐसी फाइट कभी नहीं देखी। हालांकि दोनों ही मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही दोनों फाइटिंग क्लास से हैं। जनता बहुत ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे का मैच है। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरीना में से जैसे ही धुआं हटता है, निया निया अपने पास से एक और फ्राई पैन बनाता है और कहता है मुझे जल्दी से उस पर अटैक करना होगा, इससे पहले कि वो कोई और मैजिक स्पेल इस्तेमाल करे। जबकि दूसरी तरफ जियांग कहता है अब जबकि मैं इसके सामने फायर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करूं। जियांग इलेक्ट्रिसिटी वाले 2-3 क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक ड्रैगन बना लेता है। रीना में बैठे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहती हैं इसकी एबिलिटी तो बिल्कुल रेनिस जैसी है। जबकि निया निया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टीचर ड्रोना कहती है मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि ये एक इलेक्ट्रिक ड्रैगन बुला सकता है। टीचर एसी उसे कहती है चाहे ये कितना ही ज्यादा क्यों ना पावरफुल हो जाए, लेकिन इसका मैजिक फेक है। ये रेनिस की मैजिक पावर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। जबकि रेनिस भी ये सब कुछ देख रहा होता है। जियांग निया निया से कहता है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अपनी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। निया निया जियांग से कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन ये एक मैच है इसलिए मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। जियांग उसे कहता है चलो ठीक है, लेकिन मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि तुम हारने वाले हैं। और साथ ही वो अपने इलेक्ट्रिक ड्रैगन को उसकी तरफ भेजता है। निया निया फिर से अपनी स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करता है और 10 कड़ाइयों वाली एक शील्ड बनाता है। लेकिन जियांग का इलेक्ट्रिक ड्रैगन उसकी शील्ड को तोड़ता हुआ सीधा नाई नाई से जाकर टकराता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और अरीना के सेंटर में एक गड्ढा बन जाता है। जियांग कहता है ये हाई लेवल मैजिक है, मुझे इसे कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। जबकि टीचर मोमो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियांग सोफी सास से कहता है जल्दी से फैसला करो, हम दोनों में से कौन जीता है। सोफी सास जैसे आगे बढ़ने लगता है, टीचर मोमो से कहते हैं रुक जाओ, अभी नाई नाई ने हार नहीं मानी। निया निया फिर से उठ खड़ा होता है। जियांग उसे कहता है क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो। निया निया उसे कहता है मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, मैंने अभी हार नहीं मानी। टीचर मार्टिन मोमो से कहती हैं क्या तुम्हारा स्टूडेंट अभी भी फाइट कर सकता है, मुझे नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा जख्मी है। टीचर मोमो मुस्कुराते हुए से कहते हैं 15 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। नाई नाई ने हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन उसका खाना आज भी बहुत ज्यादा बुरा बनता है। लेकिन उसकी ये कमजोरी रही कि वो हमेशा यही चाहता था कि लोग ये कहें कि वो कैसा खाना बनाता है या वो कैसा है। वो बस ये चाहता था कि दूसरे लोग उसे कहें कि वो एक अच्छा शेफ है। टीचर मोमो से कहते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है और साथ ही एक बैकग्राउंड स्टोरी चलती है। टीचर मोमो का एक स्टूडेंट बाहर निकलता है। वो एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है। वहीं पर उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो उस बच्चे को उठाकर अंदर ले जाता है। वहीं पर टीचर मोमो भी होती है। वो उसे टेबल पर रख देती हैं। ये छोटा बच्चा निया निया होता है जो कि रो रहा होता है। टीचर का स्टूडेंट उनसे कहता है आपको क्या लगता है ये कोई यतीम बच्चा है। टीचर कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कोई इसे रेस्टोरेंट के बाहर क्यों छोड़ गया, इसे यतीम खाने क्यों नहीं लेकर गया। साथ वाले स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं और टीचर से कहते हैं हमें लगता है शायद किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा है ताकि ये भूखा न रहे। टीचर मोमो कहते हैं ये रोते हुए बार बार निया निया क्यों कर रहा है, कहीं यही इसका नाम तो नहीं। और फिर इसके बाद उस लड़के को निया निया का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट सीन 10 साल के बाद का होता है। निया निया एक डिश बनाता है और उसे टीचर मोमो के सामने लाकर रखता है। टीचर मोमो उसे खाते ही उल्टी कर देते हैं, लेकिन साथ ही वो निया निया से कहते हैं मुझे माफ कर देना, असल में मुझे हिचकी लग गई थी। नाई नाई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है क्या मेरा खाना इतना ज्यादा बुरा था। दूसरे स्टूडेंट्स नाई नाई से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन तुम भी अच्छी कुकिंग करोगे। टीचर मोमो से कहते हैं हाँ ये बच्चे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्यों ना हम दोनों फिर से प्रैक्टिस करें, अगले साल तुम फिर से ट्राई करना। निया निया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अब हर साल मुझे यही कहती हैं कि अगले साल कोशिश करना, मेरे पास कुकिंग के लिए कोई एबिलिटी है ही नहीं। फिर वो रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है और कहता है ध्यान रख कि मेरा कुक किया हुआ खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। निया निया रात के वक्त दरख्त के नीचे बैठा होता है। टीचर मोमो भी वहीं पर आ जाते हैं। निया निया बैठा रो रहा होता है। एक तो उस बेचारे की आवाज लड़कियों जैसी है, इसलिए बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं इसे तो लड़की होना चाहिए था, ये लड़का कैसे हो गया। तो दूसरा रेस्टोरेंट में लड़कियां भी उसके पास नहीं आती। वो कहती हैं इसकी आवाज लड़कियों जैसी है, या तो इसको लड़की होना चाहिए था या फिर लड़का होना चाहिए था, हमें इस होटल में खाना खाने के लिए नहीं आना चाहिए। टीचर मोमो आगे बढ़ते हैं और निया निया के सर पर हाथ रखते हैं। निया निया रोते हुए टीचर मोमो से कहता है मुझे माफ कर दे, मुझे आप लोगों के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। टीचर उसे कहते हैं तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। निया निया टीचर से कहता है इसका मतलब मेरी कुकिंग इसीलिए बुरी है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। टीचर मोमो से कहते हैं हाँ तुम्हारे अंदर जरा भी नहीं,
निया खड़ा हो जाता है और कहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ एक किचन के अंदर ही रहा हूँ। निया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जमीन पर पंच मारता है और कहता है, मैं तो सिर्फ एक यूजलेस नंबर हूँ। टीचर मोमो से कहती है, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुकिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे लगता है शायद तुम्हें कॉम्बैट क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने टीचर माइक जासू के साथ तुम्हारे बारे में बात की है, उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें अपनी क्लास में ले लेंगे, कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम एक बॉक्सर बन सकते हो। निया टीचर से कहता है, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। अगर मैं एक अच्छा खाना बनाने वाला शेफ नहीं बन सकता तो इसका मतलब मैं फाइट करने वाला शेफ बनूंगा और इसके बाद मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा और सबको दिखा दूंगा कि शेफ भी फाइट कर सकते हैं। और आज से लेकर टूर्नामेंट शुरू होने तक मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ताकि लोगों को दिखा सकूं कि मैं भी किसी चीज के काबिल हूँ। बैकग्राउंड स्टोरी बताते तो यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अरीना में बैठे निया के दूसरे स्टूडेंट साथी वो कहते हैं, निया तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। निया उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही वो गिरने लगता है। जियांग आगे बढ़ता है और उसे संभालते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। एक ओपोनेंट के तौर पर मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। निया उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, हम दोनों अभी भी फाइट कर रहे हैं। जियांग उसे कहता है, अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। निया को गुस्सा आ जाता है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, तुम्हें किस बात की समझ है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता। अब जाके मैं तुमसे भी हार चुका हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को और अपने टीचर को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। जियांग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो अपना पेपर जमीन पर रखता है और उस पर कुछ ड्रा करता है और निया से कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी लेटेस्ट इन्वेंशन। वो पेपर के ऊपर गर्म पानी और नूडल्स की पिक्चर बनाता है। निया उससे पूछता है, ये क्या है। जियांग उस नूडल्स के कप में गर्म पानी डालता है। निया कहता है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। जियांग स्टिक्स की मदद से उन नूडल्स को उठाता है और निया से कहता है, क्या तुम इन्हें टेस्ट करना चाहोगे। निया उसे कहता है, क्या ये तुम्हारी कोई नई ट्रिक है, तुम मुझे ये खिलाकर हराना चाहते हो। जियांग उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और बस इसे खाओ। निया आगे बढ़ता है और उससे कप नूडल्स ले लेता है और स्टिक्स की मदद से जैसे ही वो नूडल्स को खाता है तो उसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और वो वहीं पर अरीना में लेट जाता है। जियांग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। निया उससे कहता है, एक ऐसी डिश जिसको बनाने के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं और जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने अच्छे शेफ हो। जियांग उसे कहता है, मैं डीमन ट्राइब में किचन में काम किया करता था, इसलिए मैं ये डिश बना सकता हूँ। निया उसे कहता है, अच्छा तो डीमंस इतनी टेस्टी डिश खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं कुकिंग में भी तुमसे हार जाऊंगा। जियांग उसे कहता है, इनको कप नूडल्स कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका तरीका बता सकता हूँ कि इनको कैसे बनाते हैं। वो निया के सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है, किसने कहा कि कुक फाइट नहीं कर सकते या फिर फौजी क्लास वाले कुकिंग नहीं कर सकते। जियांग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खड़ा कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारे पास कुछ करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो तुम भी एक शेफ बन सकते हो या फिर तुम एक फाइटर बन सकते हो, कोई भी एक शेफ बन सकता है। दूसरों को ये डिसाइड मत करने दो कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें ये खुद फैसला करना है कि तुम्हें क्या बनना है। निया रोना शुरू कर देता है जबकि टीचर मोमो भी वहीं पर आ जाते हैं। निया रोता हुआ टीचर से कहता है, क्या मैं एक अच्छा शेफ हूँ। टीचर निया से कहते हैं, हाँ तुम एक बहुत ही अच्छे शेफ हो। निया रोते हुए टीचर को गले से लगा लेता है। जियांग कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सिर्फ नूडल्स बनाकर इसको हरा दिया। उसी वक्त पूरे अरीना में सारे बच्चे तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। निया उन सब की तरफ देखता है तो हल्का सा मुस्कुराता है और उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और वो जियांग का शुक्रिया अदा करता है और जियांग से कहता है, मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा, फाइटिंग की भी और कुकिंग की भी, मैं बहुत ही अच्छा कुक और फाइटर बनूंगा। उसी वक्त किंग सोफी सास से कहते हैं, सोफी सास मेरी बात सुनो, वो क्विक नूडल्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मुझे भी वो ला कर दो, मुझे खाने हैं। सोफी सास हंसते हुए किंग से कहता है, जैसे ही मैच खत्म होगा मैं जियांग को पकड़ कर लाऊंगा, वो आपके लिए नूडल्स बना देगा। और इसी के साथ सोफी सास नीचे चला जाता है और जियांग का हाथ पकड़कर कहता है, आज का विनर जियांग है। और साथ ही उनका तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। तीसरे राउंड में एली और बूनो आमने सामने होने वाले हैं। एली बहुत ज्यादा पुरजोश होता है और ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है और कहता है, फाइनली मेरी बारी आ ही गई। प्रिंसिपल टीचर माइक जासू से पूछते हैं, तुम्हारी नजर में इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। टीचर माइक उनसे कहते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि बूनो एली से बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ जियांग ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर आयशा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुमने अपनी फाइट बहुत ही अच्छे से की। जियांग उसका शुक्रिया अदा करता है। सामने जी भी खड़ी होती है जो कि मैच देख रही होती है। जियांग सीधा उसके पास चला जाता है और खांसते हुए उसे कहता है, तुम्हें मेरा मैच कैसा लगा, क्या तुमने देखा मैंने वहाँ पर कैसे परफॉर्म किया। जियांग क्वीन से कहता है, एली के बाद तुम्हारी बारी आने वाली है, अगर तुमने अपने राउंड को पार कर लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी फाइट मेरे साथ हो। क्वीन जियांग से कहती है, तुम्हें
क्या लगता है एली अपनी फाइट जीतने वाला है? जियांग उसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, एली को हम दोनों ने देखा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्वीन उसे कहती है, तुम्हें लगता है शायद बुरी और बुशी दोनों ही कमजोर थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बूनो भी कमजोर होगा। जियांग उसे कहता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भी अपने भाइयों की तरह कमजोर है। क्वीन उसे कहती है, तुम्हारे पास अपनी बाउंड्री फोर्स नहीं है, इसलिए तुम दूसरे लोगों की बाउंड्री फोर्स को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन बुरी के साथ जब मेरी फाइट एंड हुई थी तो बूनो जब मुझे पंच मारने के लिए आगे बढ़ा था तो मुझे महसूस हुआ था कि उसके पास बहुत ज्यादा बाउंड्री फोर्स है और बूनो अपने दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बूनो भी रिंग में उतर आता है और अपने कंधे को चटकाते हुए कहता है, मेरा लास्ट राउंड तो बहुत ज्यादा बोरिंग था, जो कि मोडो के साथ था। साथ ही वो अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है, मुझे लगता है कि इस बार मजा आने वाला है। एली भी उसे कहता है, चाहे हम दोनों एक ही क्लास से हैं, लेकिन मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। बूनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तो चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। बूनो एली की तरफ आगे बढ़ता है जबकि एली भी उसकी तरफ बढ़ता है। वो दोनों कहते हैं, चलो तो देखते हैं हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है। वो दोनों अपने पंचेस टकराते हैं और फाइट करते हुए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, यानी कि वो फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही एली परेशान हो जाता है क्योंकि बूनो उसे पीछे की तरफ धकेलता जा रहा होता है। एली बूनो से कहता है, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और साथ ही एली अपने बाजू पर आग जला लेता है और कहता है, लेकिन मैं भी अब पहले वाला एली नहीं रहा, मेरे पास भी बहुत ज्यादा पावर है। और साथ ही एली बूनो को पीछे की तरफ धकेल देता है। ये देखकर बूनो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एली उसे कहता है, अपनी सारी पावर इस्तेमाल करो और मुझ पर हमला करो। और वो दोनों फिर से पंचेस टकराना शुरू कर देते हैं। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट पंचेस मार रहे हैं, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। किंग भी सोफी साथ से कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इस साल के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव और ज्यादा ही पावरफुल हैं? सोफी सास किंग से कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछले साल के चैंपियंस के मुकाबले में ये सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। किंग उससे पूछते हैं, अच्छा तो मुझे ये बताओ, पिछले साल का चैंपियन कौन था? सोफी सास उन्हें बताता है, मेरी स्क्वाड का वाइस कैप्टन। उसी वक्त उसकी स्क्वाड के वाइस कैप्टन को दिखाती हैं, जो कि बहुत ही बोंदूसा होता है। वो छींक मारते हुए कहता है, मुझे लगता है शायद कोई मुझे याद कर रहा है। दूसरी तरफ अरीना के अंदर एली अपने एक हाथ में इलेक्ट्रिक पावर को एक्टिवेट करता है और दूसरे हाथ में वाटर पावर को, और उन दोनों को मिलाते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो बना लेता है। जबकि बूनो भी जमीन पर बैठ जाता है और अपनी बाउंड्री फोर्स की पावर को एक्टिवेट करता है। बूनो की बाउंड्री फोर्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एली के क्रिस्टल से पैदा किए हुए टॉर्नेडो को अपनी सिर्फ बाउंड्री फोर्स से ही हरा देता है। ये देखकर एली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने सिर्फ अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए मेरी विंड पावर को कैसे हरा दिया। बूनो हंसते हुए एली से कहता है, क्या हुआ, कहीं तुम घबरा कर हार तो नहीं मानने वाले? लेकिन उसी वक्त सामने से एली अपनी फायर फिस्ट के साथ उस पर अटैक करता है। वो दोनों हवा में जंप करते हुए अपने पंचेस को टकराते हैं, जिससे अरीना में एक बड़ा सा गड़ा बन जाता है। आधा अरीना टूट जाता है। अरीना के पत्थर उड़ते हुए बच्चों की तरफ जाते हैं। प्रिंसिपल फिर से एक बैरियर बनाते हैं और उन सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही टीचर मार्टिन से कहते हैं, अगली बार थोड़ा बड़ा अरीना बनाना, हमारे बच्चे तो हर मैच में अरीना को तोड़ते ही जा रहे हैं। बूनो एली से कहता है, तुम तो मेरे सामने टिक रहे हो, लेकिन कैसे? एली उसे कहता है, अगर तुम क्लास में आए होते तो तुम्हें पता होता, टीचर माइक ने हमें शैडो स्ट्रेंथ सिखाई थी। अगर तुम टीचर की शैडो स्ट्रेंथ वाली क्लास में आए होते तो मैं तुम्हारे सामने जरा भी न टिक पाता। बूनो से कहता है, अच्छा तो फिर मेरा बगैर शैडो स्ट्रेंथ वाला पंच खाकर दिखाओ। बूनो फुल पावर के साथ उसे पंच मारता है। एली उसके पंच को रोकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, और साथ ही उसके चेहरे पर दूसरी साइड से पंच मारता है, जिससे एली हवा में उड़ जाता है। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एली तो उड़ रहा है। जबकि जियांग भी उसकी पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बूनो सोफी सास से कहता है, जल्दी से विनर का ऐलान करो, मैं ये फाइट जीत चुका हूँ। टीचर शालू भी कहते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे ये फाइट खत्म हो चुकी है। टीचर माइक यासून से कहते हैं, ऐसी बात नहीं, फाइट तो अभी शुरू हुई है। क्वीन जियांग से कहती है, जरा गौर से देखो हवा में। जियांग ऊपर की तरफ देखता है तो हवा में एक रोशनी चमक रही होती है। सारे बच्चे भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आसमान की तरफ देखो, वहाँ पर एक लाइट है। और उसी के साथ बूनो जो कि ग्राउंड में खड़ा होता है, उसके पाँव जमीन में धंसना शुरू हो जाते हैं और साथ में ग्राउंड भी टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि एली की बाउंड्री फोर्स उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही होती है कि वो जमीन में धंसता जा रहा होता है। बूनो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल के साथ खड़ा होता है। एली अपनी शैडो स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे एक ही पॉइंट पर फोकस करके उसे बूनो की तरफ भेज रहा होता है, जिससे बूनो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जबकि बूनो भी अपने घुटनों पर आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एली से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक प्रिंस को उसके घुटनों पर झुकाने की?
टीचर मोमो माइक जासू से पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। माइक जासू से कहती है ये मेरी बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है जो कि एली को मैंने सिखाई थी। वैसे तो हमारी बाउंड्री फोर्स हमारी बॉडी को कवर करती है और इर्द गिर्द फैलती रहती है, लेकिन अगर हम उसको एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो इससे पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को शैडो स्ट्रेंथ कहते हैं और एली ने मेरी इस टेक्निक को बहुत ही अच्छे से मास्टर किया है। एली जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है वो साथ ही अपनी फायर फिस्ट का पंच बनाता है और उसको कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। वो भी बूनो को पंच मारने ही लगता है। प्रिंसिपल अरीना के चारों तरफ एक बैरियर बना देते हैं और कहते हैं इससे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एली सीधा नीचे बूनो की तरफ आता है। बूनो अपने हाथ सामने कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन एक जोरदार धमाका होता है जिससे अरीना का नीचे वाला फर्श सारा टूट जाता है। लेकिन साथ ही एली के बाजू फिर से जल जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी उसके बाजू जल गए थे। एली वहीं पर खड़ा प्रिंस को देख रहा होता है कि आखिर बूनो गया कहाँ। वो पत्थरों के नीचे दबा होता है। उसी वक्त वो पत्थर हिलते हैं। एली उस अरीना के सेंटर से पीछे की तरफ जंप करता है। पत्थरों के नीचे से बूनो निकलता है जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में होता है और उसे कहता है तुम्हारा पंच इतना भी बुरा नहीं था। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है बूनो को तो जरा सा भी असर नहीं हुआ। हालांकि एली ने अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर ली। बूनो एक ऐसा ड्रैगन होता है जिसके पंख भी होते हैं। बूनो उससे कहता है तुम्हारे इस पंच की वजह से मेरे इस खूबसूरत पंख के अंदर एक छोटा सा होल हो गया है, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं हो। अब फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही प्रिंस अपने पंखों को पड़पड़ाता है जिससे इतनी तेज हवा निकलती है कि एली दूर जाकर गिरता है और कहता है इसकी ड्रैगन फॉर्म तो बाकी के 2 प्रिंस से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही बूनो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और उससे कहता है क्या तुम अपनी स्पेशल एबिलिटी को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। एली हंसते हुए से कहता है ये तो बस वार्म अप था, अभी देखो आगे होता क्या है। साथ ही एली फिर से वही मूव इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि बूनो भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इस बार बूनो पहला पंच मारता है। एली उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन बूनो साथ ही उसको सर से पकड़ते हुए जमीन पर घसीटना शुरू कर देता है। वो एली को घसीटते हुए अरीना में दूर तक फेंक देता है। एली उस अरीना से बाहर गिरने ही वाला होता है कि वो अपने पंच को जमीन में गाड़ देता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक लगती है और वो वहीं पर रुक जाता है। वो भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो कैसे बड़ी मुश्किल से बचा है कि उसी वक्त बूनो फिर से उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। बूनो एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन एली नीचे से निकल जाता है। एली की हालत उसके पिछले वार की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उस बेचारे का आधा चेहरा तो छील चुका होता है। बूनो से कहता है हाँ बस कीड़े मकोड़ों की तरह इसी तरह डॉज करते रहो। तुम्हें क्या लगा था मैं भी अपने भाइयों जैसा हूँ। मेरी ड्रैगन फॉर्म अपने भाइयों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही अपने पंच के साथ वो उसे अपनी बाउंड्री फोर्स के साथ हिट करता है। वो एक साथ 3 पंचेस मारता है जो कि बाउंड्री फोर्स की शक्ल में उसकी तरफ जा रही होती है। एली उसके पंचेस को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन बूनो की बाउंड्री फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उनको ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके पंचेस से डायरेक्ट हिट होता है और अरीना के अंदर ही दूर जाकर गिरता है। इन पंचेस की वजह से अब तो एली के सर से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन बूनो उसे संभलने का मौका ही नहीं देता। बूनो फिर से आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर आकर अपना पैर मारता है और हंसते हुए से कहता है अब मैं सारा गुस्सा तुम पर निकालने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोनों भाई पहले मैचेस में हार गए। उन दोनों का गुस्सा तुम पर निकालूंगा। साथ ही वो उस पर अपना पैर मारते जा रहा होता है। अरीना में बैठे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती हैं ये तो बहुत ज्यादा जालिम है, जबकि जियांग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। टीचर मार्टिन माइक जासू से कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही कर रहा है? क्या तुम्हें ये फाइट रुकवा नहीं देनी चाहिए? माइक जासू हल्का सा मुस्कुराते हैं और आगे से कोई जवाब नहीं देते। क्वीन जियांग से कहती है अगर एली इसी तरह उसके पंचेस को बर्दाश्त करता रहा तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा। अभी भी हमारे पास वक्त है, उसको बचाया जा सकता है। जियांग उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि एली उसका मुकाबला कर सकता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रिंसिपल जो मैच को रुकवा देते। प्रिंस जो कि एली के चेहरे पर अपना पैर मार रहा होता है उसी वक्त वो रुक जाता है क्योंकि एली ने उसके पैर को पकड़ लिया होता है। प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एली उसे कहता है मैं इसको बचाकर रखना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि रेनिस के साथ मुकाबले में इसे यूज करूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हारे साथ भी इसे यूज करना होगा। एली की पूरी बॉडी पर लाइंस चमक रही होती है और इसी के साथ साथ एली की पूरी बॉडी पर आग लगी होती है। बूनो एली से कहता है मेरे पैर को छोड़ो, लेकिन एली इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बूनो उसके हाथों से अपने पैर को छुड़वा नहीं पा रहा होता। बूनो उसे गाली देते हुए उसे पंच मारने लगता है तो एली भी उसे पंच मारता है। बूनो उसके पंच को ब्लॉक करते हुए कहता है ये तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन साथ ही बूनो के हाथ पर आग लग जाती है जो कि एली की आग होती है और फिर बूनो की पूरी बॉडी उसकी आग से कवर हो जाती है। बूनो वहीं पर जमीन पर लेट जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। एली उसे कहता है मेरी आग बाउंड्री फोर्स से बनी है, इसलिए तुम इसे ऐसे ही नहीं बुझा सकते। प्रिंसिपल माइक जासू से कहते हैं तुमने अपने बच्चे को बहुत ही डेंजरस एबिलिटी सिखा दी है। मुझे अब भी वो दिन याद है जब तुमने ये एबिलिटी मेरे खिलाफ इस्तेमाल की थी। मैं 3 दिन तक बेहोश रहा था। टीचर माइक उनसे कहते हैं मैंने इसको ये एबिलिटी नहीं सिखाई, मुझे लगता है शायद इसने खुद ही सीख ली। इसका दिमाग थोड़ा सा मोटा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फाइटर है।
और साथ ही टीचर माइक उठकर जाने लगते हैं। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं तुम फाइट नहीं देखने वाले। टीचर उसे कहते हैं मुझे पता है कि कौन जीतने वाला है। एली ब्रूनो से कहता है अभी हार मान लो, तुम्हारे पास मौका है। ब्रूनो फिर से उसे गाली देता है और उसकी तरफ पंच मारता है, लेकिन एली उसे डॉज करता है और नीचे की तरफ बैठते हुए उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है। ब्रूनो उसका पंच खाने के बाद हवा में चला जाता है और ऊपर से उस पर अटैक करता है, लेकिन एली उसके पंचेस को डॉज करता है और साथ ही एली अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है जो कि मैग्मा रप्चर होता है। वो अरीना के दरमियान इतनी ज्यादा हीट पैदा करता है कि अरीना में बैठे हुए बच्चे भी घबरा जाते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा गर्मी है, जबकि जियांग से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है एली तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक जीता जागता वोल्केनो बन गया है। एली फिर से ब्रूनो से कहता है तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, जल्दी से हार मान लो। ब्रूनो से कहता है तुम अभी भी मेरी पावर्स को कम मांग रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंस के साथ इस तरह बात करने की। और साथ ही वो नीचे की तरफ आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ब्रूनो अपनी सारी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए एक ही पंच मारता है जो कि एली की तरफ सीधा जाता है, लेकिन एली भी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए फायर पावर को इस्तेमाल करता है और उसकी तरफ भेजता है। उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं और फिर से अरीना में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है और वो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल एक वोल्केनो की तरह है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। इसलिए प्रिंसिपल अपनी मैजिकल पावर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े क्रिएट करते हैं और साथ ही कहते हैं मुझे तो मैच देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। एली और ब्रूनो की पावर्स के टकराने के बाद एली तो सही सलामत नीचे खड़ा होता है, लेकिन प्रिंस ब्रूनो नीचे आकर गिरता है, उसके पंख भी जल जाते हैं और वो दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वह जली हुई बॉडी के साथ वहीं पर गिर जाता है और इसी के साथ एली भी जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही एली की फायर एबिलिटी खत्म होती है तो दिखाते हैं एली बेचारे के बाल भी जल चुके होते हैं। एली नीचे गिरने के बाद कहता है मेरे छोटे बहन भाइयों, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, कुछ अरसे के लिए मुझे बेड रेस्ट करना होगी। उसी वक्त जियांग भी नीचे उतर आता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। एली उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग एली का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ करते हुए कहता है तो आज का हमारा विनर एली है। एली खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो मैं जीत गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट राउंड में फाइट कर पाऊंगा। जियांग एली से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने वो सारी बातें सुन ली जो तुम अपने भाई बहन से कह रहे थे। मुझे पता है कि तुम उनके रहने के लिए एक बड़ा घर चाहते हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बहन भाइयों का ख्याल रखूंगा। और साथ ही एली को मेडिकल टीम उठाकर ले जाती है। फिर सोफी सास ग्राउंड में आता है और दोनों बच्चों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छी फाइट की। और साथ ही वो नेक्स्ट मैच का ऐलान करता है जो कि प्रिंसेस पेनी और डीमन क्वीन के दरमियान होने वाला है। और वो दोनों ग्राउंड में आ जाती हैं और उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। एक तरफ डीमन क्वीन के पास उसकी तलवार होती है जो कि यूजलेस लंबर से बनी है, जबकि दूसरी तरफ पेनी के पास उसका हंटर होता है। पेनी अपने हंटर को लहराते हुए जीबी की तरफ अटैक करती है, उसके हंटर के अटैक को डॉज करती है। उसी वक्त मेडिकल रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एली को ट्रीट करने के लिए एमरे आई होती है। एमरे एक नर्स है जो कि पेस्ट्रो क्लास से है। एली की आंख खुलती है तो वो एमरे की तरफ देखता है। एमरे उसे कहती है तो तुम जाग गए। एमरे को चेहरे पर एली ने थप्पड़ मारा था। एमरे ने अपने चेहरे पर एक बैंडेज लगाई होती है। देखकर कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा। एमरे अपनी गाल पर हाथ रखते हुए उसे कहती है कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया है। वो उसे इशारा करके अपनी बैंडेज दिखाती है। साथ ही एली शर्माना शुरू कर देता है। एमरे उसे कहती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगी। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का होता है। क्वीन और पेनी के दरमियान फाइट जारी होती है। क्वीन अपनी तलवारबाजी के साथ साथ मैजिकल स्किल्स भी इस्तेमाल कर रही होती है। वो अपनी तलवार पर इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करती है और पेनी की तरफ एक स्लैश लगाती है, लेकिन पेनी हवा में छलांग लगाकर उसको डॉज करती है। पेनी हवा में उड़ते हुए ही अपने हंटर को अपनी मैजिकल पावर से बहुत ही बड़ा कर लेती है और फिर अपने बड़े हंटर के साथ क्वीन पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन अपनी तलवार से उसके हंटर को ब्लॉक करती है। लेकिन पेनी का हंटर इतना बड़ा होता है कि वो अरीना में जहाँ भी गिरता है वहाँ पर नीचे से जमीन टूट जाती है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये पेनी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरीना में बैठे बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं इसके पास तो बहुत सारी स्किल्स हैं। पेनी जो कि अपने बड़े से हंटर को अरीना के फर्श पर अंधाधुंध लहरा रही होती है, उसी वक्त उसे पता चलता है कि क्वीन ने उसके हंटर को सेंटर से काट दिया है। प्रिंसेस पेनी भी नीचे उतर आती है। जियांग कहता है मेरी डीमन क्वीन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब उसके पास यूजलेस लंबर की बनी हुई तलवार भी है, ये पेनी उसके सामने नहीं टिक पाएगी। पेनी अपने कटे हुए हंटर को अपनी मैजिकल पावर से एक तलवार बना लेती है। टीचर एसी और टीचर ड्रोना भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़की के साथ मसला क्या है, पहले ये एक हंटर चला रही थी, अब इसने एक तलवार बना ली। जालू तीरंदाजी की क्लास के टीचर से पूछता है तुम्हारी स्टूडेंट तलवार कैसे इस्तेमाल कर सकती है, जबकि आर्चरी क्लास के टीचर को खुद नहीं पता होता।
प्रिंसेस पैनी अपनी तलवार के साथ जंप करते हुए क्वीन पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन भी अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए एक इल्यूजन क्रिएट करती है और गायब होकर उसके पीछे चली जाती है और पीछे से उस पर अटैक करती है। लेकिन पैनी भी उसके अटैक को डॉज करती है और फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन उसकी तलवार के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए एक जोरदार स्लैश लगाती है, जिसकी वजह से पैनी के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगता है और उसमें से ब्लड निकलता है। पैनी हंसना शुरू कर देती है। पैनी के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो अपने बीस्ट मोड में जा सकती है। साथ ही वो अपने फादर से कहती है, फादर मुझे माफ कर देना, मुझे भी थोड़ा सा मजा करना है। अपने बीस्ट मोड में आते ही वो बिल्कुल पागल हो जाती है और जानवरों की तरह जीबी पर अटैक करती है। ये देखकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पैनी के हाथ में अभी भी उसकी तलवार होती है। वो बीस्ट मोड के साथ जंप करते हुए क्वीन पर अटैक करती है। क्वीन अपनी तलवार से बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है, इसकी पावर तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पैनी क्वीन से कहती है, तुम तो खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्यों ना तुम अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलीश करो, हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। पैनी उसे पीछे की तरफ धकेलती जा रही होती है और कहती है, अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने की कोशिश मत करो, अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलीश करो। जबकि क्वीन उसको देखकर कह रही होती है, मुझे लगता है ये वो पैनी नहीं रही, किसी और चीज ने इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। पैनी की स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। वो पीछे की तरफ घूमकर उस पर अटैक करती है। क्वीन उसको डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं। पैनी फिर से आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करती है और उसे कहती है, तुम अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलीश क्यों नहीं कर रही, जल्दी करो। क्वीन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करती है और साथ ही अपनी तलवार से उसके कंधे पर अटैक करती है, जिससे पैनी के कंधे पर एक कट लगता है और खून बहता है। साथ ही क्वीन उसके ऊपर फिर से अटैक करती है और अपनी तलवार से 3 पावर स्लैशेस लगाती है, जिसकी वजह से पैनी के कंधे पर 3 और चोटें लगती हैं। फिर क्वीन उसके करीब जाकर उस पर अटैक करने लगती है। पैनी उसका हाथ पकड़ लेती है और साथ ही हंसना शुरू कर देती है और क्वीन से कहती है, तुम्हारी बाउंड्री फोर्स तो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्यों ना हम दोनों डेथ मैच खेलें। क्वीन अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देती है और साथ ही फिर आगे की तरफ बढ़कर उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार चोट क्वीन को लगती है। पैनी क्वीन के कंधे पर अपनी तलवार मारती है, जिससे उसमें से ब्लड निकलता है। पैनी की आंखें सुरख चमकना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत ज्यादा हंसती जा रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो फिर से जंप करके क्वीन पर अटैक करती है। क्वीन उसे ब्लॉक करती है, लेकिन साथ ही वो अपने पंजे से क्वीन पर अटैक करती है। उसके अटैक के साथ ही क्वीन अपनी मेमोरीज में चली जाती है, जहाँ पर वो क्लिप पर खड़ी होती है और नीचे उसके साथियों की लाशें पड़ी होती हैं और क्वीन की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। यानी कि क्वीन की अपनी बाउंड्री फोर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो अपनी डीमन वाली बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करती है। डीमन क्वीन की बाउंड्री फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि प्रिंसिपल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, लोगों को पता चल जाएगा। अरीना में बैठे सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी बाउंड्री फोर्स पहले कभी नहीं देखी होती। जियांग भी कहता है, कहीं उसने अपनी पावर वापस तो नहीं हासिल कर ली। प्रिंसिपल कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, टीचर्स को पता चल जाएगा कि ये एक डीमन है। साथ ही वो एक बड़ी सी फॉर्मेशन ओपन करते हैं और अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए सारे अरीना के इर्द गिर्द एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं, ताकि बाहर से कोई भी ये ना देख सके। अरीना में बैठी जनता शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दीवार क्यों बन रही है, हमें मैच देखना है। एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल पूरे अरीना के इर्द गिर्द एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं, ताकि बाहर के लोगों को पता न चले कि ये एक डीमन क्वीन है। टीचर माइक जासू कहते हैं, मैंने ऐसी बाउंड्री फोर्स पहले देखी है, ये तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। टीचर मोमो भी कहते हैं, मैंने भी ऐसी बाउंड्री फोर्स पहले महसूस की हुई है। टीचर ड्रोना कहती है, ये भी फिर से अपनी बाउंड्री फोर्स पर अपना कंट्रोल खोने वाली है। टीचर ऐसी ड्रोना से कहती है, ये तो डीमन ट्राइब की बाउंड्री फोर्स है। ड्रोना उसे कहती है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। सोफी सास भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, पैनी के पास एक बीस्ट की बाउंड्री फोर्स है, जबकि क्वीन के पास एक डीमन की बाउंड्री फोर्स है। उसी वक्त सारे बच्चों के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें प्रिंसिपल का मैसेज होता है। प्रिंसिपल उन सारे बच्चों से कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया है, इसलिए आप लोगों को ये मैच नहीं दिखाया जा सकता। दोनों फाइटर्स ने रूल्स को तोड़ दिया है, इसलिए ये दोनों फाइटर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। अरीना को सेट करने के बाद नेक्स्ट मैच शुरू किया जाएगा, इसलिए आप लोग इंतजार करें। जियांग कहता है, प्रिंसिपल तो बहुत ही अच्छे हैं, इसका मतलब वो डीमन क्वीन की आइडेंटिटी को लोगों के सामने जाहिर होने से बचा रहे हैं। उस बड़ी सी दीवार के अंदर डीमन क्वीन अपने डीमन की फॉर्म में आ जाती है और कहती है, मुझे लगता है शायद मेरी बाउंड्री फोर्स थोड़ी सी वापस आ रही है। पैनी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि डीमन क्वीन की बाउंड्री फोर्स तो बहुत ज्यादा होती है। वो डर के मारे वहीं पर कांपना शुरू कर देती है और पीछे दीवार की तरफ भागती है और कहती है, मुझे इस बाहर निकालो। वो दीवार के ऊपर पंजे मारना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। क्वीन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, वो और भी ज्यादा डर जाती है और भी तेजी के साथ दीवार पर खरोंचे मारना शुरू कर देती है और कहती है, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। क्वीन आगे बढ़ती है और अपने हाथ से अपनी बाउंड्री फोर्स को कंट्रोल करते हुए उसे पकड़ लेती है और अपनी बाउंड्री फोर्स से ही उसे हवा में उड़ा देती है। पैनी अभी भी यही चिल्लाकर कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो।
क्वीन हंसते हुए कहती है, अगर मैं इसे मार भी देती हूँ तो भी मैं जीत जाऊंगी। जियांग भी अरीना के अंदर उतर आता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्वीन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और उसे नीचे उतार देती है। जियांग क्वीन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? प्रिंसिपल ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अरीना के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी है, इसलिए तुम्हें भी अपनी फाइटिंग स्टॉप करनी होगी, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम एक डीमन हो। प्रिंसिपल ने पहले ही मैच को खत्म कर दिया है, तुम दोनों एलिमिनेट हो चुकी हो, तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं। डीमन क्वीन उसे कहती है, मैं एक क्वीन हूँ, तुम सिर्फ एक इंसानी कचरे हो, तुम मुझे हुक्म कैसे दे सकते हो? उसी वक्त प्रिंसेस पैनी नीचे से उठती है और डीमन क्वीन पर अटैक करती है, लेकिन क्वीन साथ ही अपनी तलवार से उसे दूर की तरफ झटक देती है। जियांग उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और क्वीन से कहता है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहीं पर रुकता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्वीन उसे फिर से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्वीन को हुक्म देने की? और साथ ही वो अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलिश करती है। जियांग उसे कहता है, गुस्सा करने की क्या जरूरत है, शांत हो जाओ। क्वीन उसकी बात नहीं सुन रही होती, वो फिर से पैनी को उठा लेती है और कहती है, मैं इसे जरूर मार डालूंगी, जबकि पैनी बार बार चिल्लाकर यही कह रही होती है, मुझे जाने दो। क्वीन उसे कहती है, तुम तो बस एक छोटी सी बीस्ट हो, तुम एक डीमन क्वीन को मारना चाहती हो, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उसे पीछे से गले से लगा लेता है। उसे कहता है, शांत हो जाओ, अपनी बाउंड्री फोर्स को अपने आप को कंज्यूम मत करने दो, तुम इसे कंट्रोल करती हो, वो तुम्हें नहीं। तुम्हारा मैच पहले से ही खत्म हो चुका है, अगर तुम इसको मार डालोगी तो तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सवालात उठेंगे। जियांग उसे कहता है, मैं जियांग हूँ, तुम मुझे जानती हो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डीमन ट्राइब में वापस लेकर जाऊंगा और तुम वापस से अपने डीमन ट्राइब की क्वीन बन जाओगी। क्वीन ये सुनकर थोड़ी सी शांत होती है और कहती है, जियांग तुम कहाँ हो और जो मैं क्या कर रही हूँ? उसी वक्त उसके अंदर जो दूसरी क्वीन होती है, जो उसे कंट्रोल कर रही होती है, वो उसे कहती है, इसे अभी मार डालो, तुम एक क्वीन हो, तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। फिर से वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। क्वीन हंसते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो कोई भी डीमन क्वीन की बात नहीं मानेगा उसे मर जाना चाहिए। और साथ ही वो पैनी को अपनी पावर से बहुत ज्यादा स्क्वीज करती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलता है। जियांग फिर से चिल्लाकर उससे कहता है, अपनी बाउंड्री फोर्स को खुद को कंट्रोल मत करने दो, लेकिन क्वीन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो हंसती जा रही होती है और पैनी को मारने की कोशिश कर रही होती है। जियांग फिर से उसे चिल्लाकर कहता है, क्या तुम उस बात को भूल गई हो जो तुमने उस माउंटेन पर प्रिंसिपल के साथ की थी? तुमने प्रिंसिपल से कहा था कि तुम मुझे मुश्किल में नहीं डाल सकती, इसलिए तुमने प्रिंसिपल से कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी ताकि मैं हार मानकर वापस अपनी दुनिया में चला जाऊं। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे जो वादा किया था कि तुम्हें डीमन ट्राइब वापस पहुँचाऊंगा, वो वादा पूरा करूंगा। मुझे इस दुनिया में तुमने बुलाया था, पहले मैं बहुत ज्यादा कमजोर था और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास पावर है, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका मिल चुका है। हम दोनों मिलकर तुम्हारे डीमन ट्राइब में वापस जाएंगे और तुम्हें दोबारा से क्वीन बनाएंगे। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है, हम दोनों मिलकर इस मसले का हल ढूंढ लेंगे। अकेडमी के प्रिंसिपल भी हमारी मदद कर रहे हैं ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी को दूसरों से छुपाया जा सके। तुम्हें इस सब को खराब नहीं करना चाहिए, वरना उनकी भी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे डीमन ट्राइब वापस जाने का। डीमन क्वीन उसकी बात सुनकर थोड़ी सी शांत हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके अंदर मौजूद दूसरी वाली क्वीन उसे कहती है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक डीमन क्वीन हो और एक क्वीन होते हुए तुम्हें किसी इंसानी कचरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। हम लोग खुद ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें लिलियन ने किस तरह धोखा दिया था? तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती और किसी इंसान पर तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी बॉडी को मेरे कंट्रोल में दे दो, मैं तुम्हें वापस डीमन क्वीन बना दूंगी। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे मार डालेंगे, हमें किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। साथ ही वो फिर से क्वीन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। क्वीन हंसते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना, मैं सबको मार डालूंगी। जियांग फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, अपने आप पर कंट्रोल करो, लेकिन क्वीन उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। जियांग पीछे जाकर गिरता है। जियांग फिर रुककर बैठ जाता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, अगर ये ऐसे ही करती रही तो सबको पता चल जाएगा कि ये एक डीमन क्वीन है और हमारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इसे रोकने का। क्वीन फिर से पैनी के पास चली जाती है और उसे कहती है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? जियांग आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्वीन उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। क्वीन उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जियांग घबराते हुए उसको गर्दन से पकड़ता है और उसके सर को नीचे की तरफ झुकाते हुए उसे किस करता है। और ये हमारी जियांग और डीमन क्वीन की पहली किस है। उन दोनों ने अपनी अपनी रिंग्स अपने गले में पहनी होती हैं, जो कि चमकना शुरू कर देती हैं। जैसे ही उनकी रिंग्स चमकती हैं, क्वीन को सारी बैकफ्लैश मेमोरीज याद आ जाती हैं कि कैसे वो जियांग को इस दुनिया में लेकर आई थी और कैसे जियांग ने कई बार उसकी मदद की और कैसे उसने जियांग की कई बार मदद की। क्वीन की आंखों का कलर फिर से नॉर्मल हो जाता है और क्वीन बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। जियांग उसे कहता है,
तो आखिरकार तुम शांत हो ही गई। क्वीन शर्माते हुए जियांग से कहती है, तुम्हें किसने कहा क्वीन के साथ ऐसा करने का। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में था, मुझे और कोई सूझ नहीं रहा था। वो भी इसे ये बात बता ही रहा होता है कि क्वीन नीचे गिर जाती है। जियांग जल्दी से उसे संभाल लेता है और उसे नीचे गिरने से बचाता है। कल पैनी खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, अब मैं इसे मार डालूंगी। जियांग अपने पीछे की तरफ हाथ करता है और अपने पेन को निकालते हुए उसे कहता है, अगर ये बेहोश हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसका पेन उसके पास नहीं होता। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जियांग चिल्लाते हुए पैनी से कहता है, मेरे करीब मत आना, ये राउंड पहले ही खत्म हो चुका है। पैनी गुस्से के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। उसी वक्त प्रिंसिपल अरीना में आ जाते हैं और पैनी की गर्दन पर पंच मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। जियांग प्रिंसिपल से पूछता है, बाहर का माहौल कैसा है, कहीं सबको पता तो नहीं चल गया कि ये एक डीमन है। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं, मुझे अफसोस है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए इससे दूर रहना होगा। जियांग उनसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों, मुझे इससे दूर क्यों रहना है। प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी बाउंड्री फोर्स की वजह से बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं। मुझे लगता है शायद इससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। और उसी के साथ वो दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं। बच्चे कहते हैं, तो इसका मतलब अब दीवारें गिर गई हैं, हमें मैच देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही प्रिंसिपल ऐलान करते हैं कि ये वाली फाइट खत्म हो चुकी है। दोनों बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है क्योंकि उन दोनों ने इस गेम के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए इस गेम का कोई भी विनर नहीं। मेडिकल टीम क्वीन को उठाकर ले जाती है। जियांग बहुत ज्यादा परेशान होता है। सोल्जर उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी बॉडी का भी चेकअप करना है, तुम भी हमारे साथ आओ। जियांग सोचता है, हालांकि प्रिंसिपल ने हम दोनों को बचा लिया, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। हम हर बार प्रिंसिपल पर भरोसा नहीं कर सकते कि वही आकर हमें बचाए। दूसरी तरफ एरिना में सेमीफाइनल्स की शुरुआत होती है। टोटल 4 बच्चे होते हैं जो कि सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगे, जिनमें से सबसे पहले रेनिस होता है जो कि मैजिक क्लास से है। उसका मुकाबला आयशा से है और आयशा भी मैजिक क्लास से है। प्रिंसिपल दोनों कंटेस्टेंट्स को ऊपर बुलाते हैं और जैसे ही उनके दरमियान फाइट का ऐलान करते हैं कि अपनी फाइट शुरू करो, आयशा कहती है, मैं हार मानती हूँ। एरिना में बैठे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी जल्दी जो मैच खत्म कैसे हो सकता है, इस लड़की ने पहले ही हार मान ली, हमें तो लगा था कि सेमीफाइनल बहुत ज्यादा मजे का होने वाला है। जबकि आयशा कहती है, मैं नहीं चाहती कि मैं रेनिस के हाथों इस अरीना से बाहर फेंकी जाऊं, इसलिए मैं पहले से ही हार मान रही हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं, अब जबकि मैजिक क्लास की आयशा ने अपनी हार मान ली है तो इसका मतलब रेनिस ये मैच जीत चुका है जो कि फाइनल में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जीबी और पैनी दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और एली भी इस हालत में नहीं कि वो फाइट कर सके, तो फिर हमारा फाइनल मैच सिर्फ 2 ही बच्चों के दरमियान हो सकता है। एक तरफ से रेनिस होगा और दूसरी तरफ फोर्जरी क्लास का जियांग, जो कि नेक्स्ट डे होगा। अरीना में सारी जनता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है, हम लोग इस मैच का कब से इंतजार कर रहे थे। दोनों ही उससे पहले एक और सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्वीन जीबी और पैनी को डंजन में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। क्वीन से सोल्जर पूछता है, तुम्हारे पास से बाउंड्री फोर्स जो निकली वो इवल बाउंड्री फोर्स थी, तुम्हारे पास वो बाउंड्री फोर्स कैसे आई। क्वीन उनसे कहती है, मैं डीमन ट्राइब में गुलाम थी, इसलिए मैंने वहाँ का कुछ मैजिक सीख लिया, इसलिए मेरे पास ये बाउंड्री फोर्स है। वो सोल्जर क्वीन से कहता है, लेकिन डीमंस का मैजिक तो बहुत ज्यादा यूनिक होता है, कोई इंसान उसको कैसे सीख सकता है, तुमने इसको कैसे सीखा, मुझे ये सारी बात एक्सप्लेन करो। क्वीन आगे से खामोश रहती है तो वो सोल्जर उसे कहता है, इसका मतलब तुम गिल्टी हो, तुमने डीमंस के साथ कोई ऐसी डील की है जिसके बदले में तुम्हें ये मैजिक मिला है, हमें जल्दी से इस बारे में बताओ, कहीं तुम कोई स्पाई तो नहीं हो। उसी वक्त प्रिंसिपल भी उसी रूम में आ जाते हैं और उस सोल्जर के कंधे पर हाथ रखते हैं। सोल्जर परेशान हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम, हमारे इंटेरोगेशन रूम में कैसे दाखिल हो गए। साथ ही प्रिंसिपल भी अपनी बॉडी से डीमन ट्राइब की बाउंड्री फोर्स को रिलीज करते हैं, जिससे वो सारे हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल उन सोल्जर से कहते हैं, तुम लोगों से किसने कह दिया कि इंसान डीमन ट्राइब के मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। डीमंस की और इंसानों की बाउंड्री फोर्स दोनों सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसको दूसरी तरह से हासिल करते हैं और हम इसको दूसरी तरह से हासिल करते हैं। सोल्जर प्रिंसिपल से कहता है, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं। प्रिंसिपल सोल्जर से कहते हैं, अब मेरे बारे में तुम क्या कहोगे, क्या मैंने भी किसी डीमन के साथ कोई डील की हुई है जो मेरे पास उनका मैजिक है, या मैं उनकी बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं प्रिंसिपल, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो हमारे कंट्री के बहुत ही खास इंसान है, हम आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये मेरी स्टूडेंट है और मैं इसीलिए यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ, कहीं तुम लोग मेरी स्टूडेंट को हैरास तो नहीं कर रहे। वो सोल्जर घबरा जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ इससे सवाल जवाब पूछ रहे हैं। जबकि दूसरे रूम में पैनी से सवाल जवाब हो रहे होते हैं। सोल्जर उससे पूछता है, जल्दी से बताओ उस दीवार के दरमियान क्या हुआ था, अगर तुम नहीं बोलोगी तो हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सोल्जर दूसरे से कहता है, जल्दी से इसका क्लॉक उतारो। पैनी उनसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। उसी वक्त वहाँ पर साटो आ जाता है। साटो सोल्जर से कहता है,
यहाँ से चले जाओ, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। उन सोल्जर्स के वहाँ से जाने के बाद साटो प्रिंसेस पेनी से कहता है, मुझे माफ कर देना हमारे रूड बिहेवियर के लिए। अगले दिन सुबह सुबह जियांग एली से मिलने के लिए जाता है। एली और मोडो दोनों ही एक ही रूम में होते हैं। एमरे एली को सूप पिला रही होती है और उसे कहती है, ये गर्म नहीं है, मैंने इस पर फूंक मारी है। एली उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं अपने आप खा सकता हूँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। एमरे उसे कहती है, नहीं, तुम्हारी इंजरीज बहुत ज्यादा हैं, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही होगा। जबकि मोडो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम दोनों अपनी तोता मैना वाली बातें बंद करोगे, मुझे एली से ज्यादा केयर की जरूरत है, जरा आकर मेरा भी ध्यान रखो। मोडो जियांग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मोडो चिल्लाकर जियांग से कहता है, प्लीज जल्दी से मेरा रूम चेंज करवा दो, मैं इन दोनों की बातें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमरे जियांग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से एली के मुंह में चम्मच ठूंस देती है और मोडो से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ अपने पेशेंट की केयर कर रही हूँ। एली जियांग से पूछता है, अब मुझे बताओ आज का कंपटीशन किसके दरमियान होने वाला है। मोडो भी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी बीवी जीत गई। जियांग उन्हें बताता है कि जीबी और पैनी दोनों डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। मोडो हैरान हो जाता है और उससे कहता है, आखिर वो दोनों डिस्क्वालीफाई कैसे हो सकती है, जीबी ने ऐसा क्या कर दिया। जियांग उसे कहता है, जीबी ने डीमन ट्राइब की बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी ने बीस्ट बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए प्रिंसिपल ने उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अभी उन दोनों को जेल में रखा गया है ताकि उनसे सवाल जवाब पूछे जा सके। एली उससे पूछता है, अच्छा तो फिर रेनिस और आयशा की फाइट का क्या हुआ। एमरे उसे कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, रेनिस ही जीता होगा। जियांग हंसते हुए उसे कहता है, आयशा रिंग में दाखिल होते ही अपनी हार मान ली। मोडो उसे कहता है, उसने बिल्कुल ठीक किया, अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी हार मान लेता। साथ ही मोडो उसे कहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब फाइनल में तुम और रेनिस का मुकाबला होने वाला है। मोडो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि एली भी उसे कहता है, मोडो की परेशानी बहुत ज्यादा जायज है, तुम ये बात जानते हो कि बुशी और बूनो दोनों की ड्रैगन फॉर्म्स बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब चूंकि रेनिस भी रॉयल फैमिली का मेंबर है, अगर वो ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है तो उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियांग उसे कहता है, मुझे इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुझे बस इतना पता है कि ये वाला मैच मैं ही जीतने वाला हूँ। जियांग उन दोनों से मिलने के बाद जब बाहर निकलता है तो गली में बच्चे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, तो यही वो लड़का है जो फाइनल में हिस्सा लेने वाला है, हमें लगता है कि ये रेनिस के हाथों मारा जाएगा। जबकि कुछ बच्चे इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है ये भी जीत जाए, लेकिन इस बात के चांसेस कम है क्योंकि रेनिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियांग उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी वक्त टीचर मार्टिन उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, तुम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना सर उठाकर चलना चाहिए, जाकर अपनी तैयारी करो, कल तुम्हारा मैच होने वाला है। फिर टीचर मार्टिन भी उसके साथ उसके रूम में आ जाते हैं। जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है, क्या आपको लगता है कि मैं रेनिस को हरा सकता हूँ। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, रेनिस बहुत ज्यादा पावरफुल है और सबसे अच्छा स्टूडेंट भी है, मैजिक में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम पहले बहुत ज्यादा कमजोर थे, लेकिन तुम्हारे बारे में अब मैं कह सकता हूँ कि जो तोहफा मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसके बाद तुम कमजोर नहीं रहोगे। अगले दिन फिर से सीन अरीना का होता है। सारी जनता बहुत ज्यादा खुश होती है, टीचर्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनल्स होने वाले हैं। किंग भी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। रिंग के सेंटर में सोफी सास आकर खड़ा हो जाता है। उसके एक तरफ जियांग होता है और एक तरफ रेनिस होता है। सोफी सास बताता है कि आज का मुकाबला रेनिस और जियांग के दरमियान होने वाला है, जो कि फाइनल होगा, और इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसे 1000 कॉइन्स दिए जाएंगे। इसके अलावा उसे मिलिट्री में मेजर की सीट भी दी जाएगी। सोफी सास उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों फाइट के लिए रेडी हो। रेनिस पीछे की तरफ मुड़ जाता है और किंग से कहता है, किंग मुझे कुछ कहना है। रेनिस किंग से परमिशन मांगता है। हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि फाइट के दौरान किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों की फाइट के लिए इस रूल को चेंज किया जाए। हम दोनों फाइट टू डेथ का मैच करना चाहते हैं, इस तरह हम दोनों अपनी फुल पोटेंशियल दिखा सकेंगे। किंग उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। टीचर ऐसी भी घबरा जाती है और कहती है, रेनिस का इस तरह की डिमांड करना, इसका मतलब है वो इसको मार डालेगा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल दखल अंदाजी न करेंगे रेनिस अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर सकेगा और जियांग नहीं बचेगा। प्रिंसिपल हंसते हुए किंग से कहते हैं, अगर प्रिंस ने ये रिक्वेस्ट की है तो आपको प्रिंस की रिक्वेस्ट पर जरूर सोचना चाहिए। किंग रेनिस से कहते हैं, हमने तुम्हारी बात को मान लिया, चलो अब फाइट टू डेथ करते हैं। कोई भी तुम्हारी फाइट के दौरान इंटरवीन नहीं करेगा, तुम लोग अपनी फुल एबिलिटीज को शो कर सकते हो। जियांग अपने पीछे एक नया पेन लेकर आया होता है। वो उसे हाथ में पकड़ते हुए कहता है, कहीं मैंने छोटे से प्रिंस को गुस्सा तो नहीं दिला दिया जो उसने ऐसी रिक्वेस्ट कर दी। रेनिस पीछे की तरफ घूमता है और जियांग से कहता है, मेरे पास 3 वजह हैं तुम्हें मारने की। जियांग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ तो सही। रेनिस उसे कहता है, तुमने मेरी वो इज्जत नहीं की जो कि एक प्रिंस को देनी चाहिए और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। जियांग उसे कहता है, अच्छा तो ये बात है, दूसरी कौन सी है। रेनिस उसे कहता है, अपनी फाइट के दौरान तुमने मेरी पावर्स को कॉपी करने की कोशिश की। साथ ही रेनिस अपनी बाउंड्री फोर्स को बढ़ाता जा रहा होता है, जिससे जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके दिल पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है।
रेनिस उसे कहता है, और तीसरी वजह जो कि बहुत ही खास वजह है, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान जीबी का हस्बैंड होने के लायक नहीं, उसे मेरे साथ होना चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है। अरीना में बैठे सारे बच्चे भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। रोना एसी से कहती है, रेनिस तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जैसा ये पहले था वैसा नहीं रहा। जियांग उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो और मैं उसके लायक नहीं। साथ ही वो अपने पेन के अंदर एक बड़ा सा क्रिस्टल लगाता है। ये पेल मून क्रिस्टल है जो कि टीचर मार्टिन के पास हुआ करता था। टीचर मोमो उस क्रिस्टल को देखकर टीचर मार्टिन से कहती है, ये तो तुम्हारा गिफ्ट है जो कि ड्वार्फ्स ने तुम्हें दिया था, तुमने इसे अपने स्टूडेंट को क्यों दे दिया। जियांग रेनिस से कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों के दरमियान बहुत ही आसान सी फाइट होगी, लेकिन तुमने क्योंकि मेरी बीवी पर नजर रखी हुई है, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह पीटने वाला हूँ। मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दूं, ये भी सिर्फ मेरी है। टीचर ड्रोना और टीचर एसी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, इसके पास तो पेल मून क्रिस्टल है। एसी टीचर मार्टिन की तरफ देखती है और कहती है, तुमने उसे अपना क्रिस्टल क्यों दिया। टीचर मार्टिन उन सब से कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करने के ज्यादा लायक है। जियांग उससे कहता है, चलो आगे बढ़ो, फाइट शुरू करते हैं। जियांग अपनी जगह पर ही खड़ा होता है कि रेनिस अपनी मैजिकल एबिलिटी से उसके नीचे से सारे अरीना को तोड़ देता है और साथ ही अपनी मुट्ठी को जैसे ही बंद करता है तो वो सारे टूटे हुए पत्थर एक गोल दायरे की शक्ल में जियांग को अपने अंदर कवर कर लेते हैं। जियांग उन पत्थरों के बॉल के अंदर ट्रैप हो जाता है। रेनिस उस पत्थरों के बॉल को हवा में उड़ा लेता है और साथ ही अपना सेकंड मैजिक इस्तेमाल करता है और उसको आग लगा देता है, जिससे वो बड़ा सा पत्थर का फायर बॉल बन जाता है। ये देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये मैच यहीं पर खत्म हो जाने वाला है। रेनिस तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसी वक्त उसके पत्थरों का बड़ा सा फायर बॉल टूट जाता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा रोबोट निकलता है। जियांग उस रोबोट को लकी 3 का नाम देता है। जियांग कहता है, जब तक मेरे पास पेल मून क्रिस्टल है, मैं जो भी सोचूंगा वो चीज बन जाएगी। वो रेनिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेनिस अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। जियांग का रोबोट क्योंकि यूजलेस लंबर से बना होता है, इसलिए रेनिस के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। रेनिस अपने इलेक्ट्रिक मैजिक को एक्टिवेट करता है और उसे बिजली का जोरदार झटका देता है, लेकिन जियांग उसे कहता है, इसके ऊपर यूजलेस लंबर है और यूजलेस लंबर एक इंसुलेटर है, इसलिए तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का इस पर कोई असर नहीं होगा। जियांग अपने रोबोट को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है, लेकिन रेनिस अपने पाँव के नीचे 2 छोटे छोटे टोर्नेडो बनाता है और उड़ता हुआ पीछे हट जाता है। जियांग कहता है, ये मुझे इतनी आसानी से अपने करीब नहीं जाने देगा। जियांग अपने रोबोट के पाँव में से छोटे छोटे बॉम्ब्स निकालता है जो कि चलते हुए सीधे रेनिस के पास चले जाते हैं, जबकि जियांग अपने बाजू में से रॉकेट्स निकालता है और उस पर अटैक करता है। रेनिस अपने सामने शील्ड बना लेता है और उससे रॉकेट से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वो नीचे देखता है तो उसके छोटे बॉम्ब्स नीचे पहुंच चुके होते हैं और साथ ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही जबरदस्त फाइट है। रेनिस ने तो सोचा भी नहीं होगा कि उसके पाँव के नीचे बॉम्ब्स हैं। किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोफी सास से कहती है, जियांग हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आता है। ये बहुत ही मजेदार फाइट होती है। जैसे ही सामने से धुआं हटता है, रेनिस खड़ा होता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। अरीना में बैठे बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, रेनिस को इसने जख्मी कर दिया। फोर्जरी क्लास का एक लड़का रेनिस को कैसे हरा सकता है। इसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन असल में वो रेनिस नहीं होता, रेनिस का एक वाटर क्लोन होता है। जियांग सोचता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रेनिस इतनी जल्दी नहीं हार मान सकता। रेनिस का वाटर क्लोन पानी बनने के बाद पानी की एक बड़ी सी वेव बन जाती है और जियांग पर गिरती है। साथ ही रेनिस अपने पानी से एक बड़ा सा जाइंट बना लेता है और जियांग के बड़े से रोबोट को अपने जाइंट के हाथ में पकड़ लेता है। रेनिस जियांग से कहता है, तुम्हारे ये टोटके, तुम्हारी ये छोटी छोटी मशीनें मेरे सामने काम नहीं आने वाली। जियांग रेनिस से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पानी की फोर्स की मदद से मुझे अंदर ही दबा सकते हो तो ऐसा नामुमकिन है। मेरी इस रोबोट की बॉडी यूजलेस लंबर से बनी है। रेनिस उसे कहता है, चाहे इसकी बॉडी यूजलेस लंबर से ही क्यों ना बनी हो, लेकिन इसके अंदर तो तुम बैठे हो और तुम्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं तो तुम सांस कैसे लोगे। साथ ही रेनिस उसके रोबोट के अंदर पानी डालना शुरू कर देता है। जियांग के रोबोट के जहाँ भी कोई एम्प्टी जगह होती है वहाँ से पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रेनिस उसे कहता है, तुम अंदर ही क्यों नहीं रहते अगर तुम्हें छुपने का इतना ही शौक है, लेकिन अगर तुम बाहर निकलते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मूव से फिनिश कर दूंगा। जियांग अपने रोबोट की बॉडी को खोलता है और उसमें से बाहर निकल आता है, लेकिन उसने एक नया रोबोट बना लिया होता है जो कि एक सैमुराई टाइप होता है। रेनिस उसे कहता है, अच्छा किया जो तुम बाहर निकल आए, अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। साथ ही वो पानी से एक बड़ा सा पंजा बनाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग अपने पेन को उसके हाथ पर मारता है
और उसके पानी को बर्फ बना देता है। रेनिस ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो आयशा के मैजिक को कॉपी कर रहे हो। जियांग उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब मैजिक और टेक्नोलॉजी को मिला दिया जाए तो क्या होता है। मैं तुम्हें पेल मून क्रिस्टल की असली पावर दिखाता हूँ। जो कुछ भी मैं सोचूंगा वो मेरे सामने आ जाएगा। रेनिस उसे कहता है, तुम बस इस क्रिस्टल की पावर को वेस्ट कर रही हो, और साथ ही फिर से उस पर अपने हाथ से अटैक करता है। जियांग के रोबोट के पीछे बूस्टर लगे होते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। साथ ही उसके वाटर जायंट के ऊपर अपना पैन मारता जाता है, जिससे वो बर्फ बनता जा रहा होता है। स्टेडियम के दरमियान एक बड़ा सा बर्फ का जायंट होता है जो कि पहले पानी का था। टीचर मार्टिन से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे स्टोन से इतना बड़ा मैजिक भी परफॉर्म किया जा सकता है। जबकि टीचर मार्टिन खुद भी ये बात सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि वो इससे मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। टीचर मोमो टीचर मार्टिन से कहते हैं, लेकिन तुमने आज से पहले मैजिक क्यों नहीं शो किया। टीचर मार्टिन ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो आज से पहले ये आइडिया आया ही नहीं। जियांग उसके पानी के जायंट को बर्फ बनाने के बाद उसे कहता है, इस तरह तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे। रेनिस उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मैजिक को अपनी छोटी सी ट्रिक से हरा सकते हो। रेनिस उस आइस जायंट को तोड़ देता है और साथ ही फिर से वो जमीन वाला मूव इस्तेमाल करता है और अरीना को तोड़कर बड़े बड़े पत्थर जियांग की तरफ फेंकता है। जियांग के पास क्योंकि जेट बूस्टर्स हैं, इसलिए वो उड़ता हुआ उनसे बच जाता है और साथ ही उसके पास रॉकेट्स होते हैं जिनसे वो उन पत्थरों को तोड़ देता है और उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। जियांग सीधा रेनिस की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, मैजिशियन सिर्फ अपने मैजिक पर भरोसा करते हैं, इसलिए उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती। मुझे डायरेक्ट इस पर हिट करना होगी। वो अपने पेन से जैसे ही रेनिस को मारने लगता है, रेनिस उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जियांग दूर जाकर गिरता है। जियांग कहता है, इसके पंच की पावर तो इतनी ज्यादा है कि मुझे आर्मर के अंदर से महसूस हो रही है। मुझे लगा था शायद ये कमजोर होगा, लेकिन इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। रेनिस उसे कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे सिर्फ मैजिक यूज करना आता है। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कोई भी मुझसे फाइट लेना नहीं चाहेगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने पंचेस के जरिए से मुझे हरा सकते हो। तुम बस एक यूजलेस नंबर हो। जियांग फिर से उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। रेनिस अपने सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन जियांग के पंच के पीछे बूस्टर लगे होते हैं। वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है और उसकी शील्ड को तोड़ते हुए रेनिस के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है और साथ ही उसे कहता है, ये वाला पंच तुम्हारी प्राइड को चूर चूर करने के लिए काफी है। जियांग के पंच की वजह से रेनिस के चेहरे पर निशान पड़ जाता है और इस बात से एक रॉयल प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रेनिस जियांग से कहता है, अब नहीं बचोगे। साथ ही वो अपने वाटर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए जियांग को पीछे की तरफ धकेल देता है। जियांग पीछे हटने के बाद उसे कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है। मैंने तुम्हारी ड्रैगन फॉर्म को भी मद्देनजर रखते हुए तैयारी की है। रेनिस अपनी मैजिक की पावर को बढ़ाता है और पानी से एक बड़ा सा ब्लेड बनाता है और गुस्से के साथ जियांग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रॉयल प्रिंस के चेहरे पर निशान छोड़ने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी, वो भी 100 गुना ज्यादा। रेनिस अपने वाटर ब्लेड से उसके आर्मर पर अटैक करता है। जियांग कहता है, हमारी दुनिया में इस तरह के वाटर कटर्स इस्तेमाल होते हैं, इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है और न सिर्फ इसकी पावर ज्यादा है बल्कि ये अपने वाटर ब्लेड को बहुत ही तेजी के साथ हैंडल कर रहा है। हालांकि मेरा आर्मर यूजलेस नंबर से बना है, लेकिन अगर ये मुझ पर बार बार इस तरह हिट करता रहा तो मेरा यूजलेस नंबर भी नहीं टिक पाएगा। जियांग अभी उसके ब्लेड से ही बचने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी वक्त जमीन से बड़े बड़े 2 हाथ निकलते हैं और उसके रोबोट को पकड़ लेते हैं। जियांग वहीं से अपने रॉकेट्स को छोड़ता है जो कि उन हाथों पर अटैक करते हैं, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि उन पर उनके रॉकेट्स का कोई असर नहीं होता। जियांग कहता है, जहाँ पर मैंने अटैक किया था वो पत्थर वापस से रीजनरेट हो रहे हैं। रेनिस जियांग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो अपनी थोड़ी सी नॉलेज के साथ? तुम्हें क्या पता मैजिक क्या होता है? और साथ ही रेनिस बहुत सारी मैजिकल फॉर्मेशंस ओपन कर लेता है। वो अपनी सुपर मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा होता है। उन सारे मैजिकल फॉर्मेशंस के अंदर से किसी में से फायर निकलती है, किसी में से वाटर, किसी में से इलेक्ट्रिसिटी और किसी में से विंड निकलती है। रेनिस जियांग से कहता है, तुम्हें अभी से हार मान लेनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचाने वाला। और फिर जियांग के आर्मर पर चारों तरफ से मैजिकल एलिमेंट से अटैक होता है। जियांग चूंकि उसके बड़े हाथों के अंदर ट्रैप होता है, इसलिए वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। साथ ही रेनिस फिर से अपने वाटर ब्लेड से उसके आर्मर पर अटैक करता है और उसे कहता है, चलो देखते हैं तुम कितनी देर इसी आर्मर के अंदर रहती हो, कभी ना कभी तो बाहर निकलोगे और मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक तुम्हारे इस मेटल के टुकड़े को तोड़ ना दूं। जियांग अपने रोबोट के अंदर बहुत ज्यादा जख्मी होता है। जियांग कहता है, चाहे मेरे ऊपर यूजलेस नंबर का आर्मर है, लेकिन अंदर से मुझे प्रेशर तो फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे आर्मर को और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। जियांग के आर्मर के दोनों हाथों में एक एक किस्म का लेजर लगा होता है। जियांग अपने एक हाथ के लेजर को एक्टिवेट करता है, जिससे वो पत्थर की दीवार गर्म होना शुरू हो जाती है। रेनिस कहता है, इस पत्थर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। रेनिस जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसे कहता है,
तुम बेकार ही अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो, कोई भी मैजिकल अटैक मेरे सामने काम नहीं करने वाला। जबकि जियांग हंस रहा होता है क्योंकि ये मैजिकल अटैक नहीं बल्कि एक लेजर बीम होती है। ग्राउंड में बैठे बच्चे कहते हैं लेजर मैजिक, ये बच्चा लेजर मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये तो बिल्कुल मैजिक क्लास वाले लड़के मॉस के मैजिक जैसा है। किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल मॉस एफिली के मैजिक जैसा मैजिक है। किंग प्रिंसिपल से पूछते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही मैजिक है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं मुझे नहीं लगता ये वैसा मैजिक है क्योंकि इसके अंदर से मैजिक की स्मेल नहीं आ रही। जियांग के अटैक से रेनिस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जियांग कहता है अब इसके पत्थर अपने आप रीजनरेट नहीं कर रहे, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो दोबारा से होश संभाल ले। जियांग जल्दी से बाहर निकल आता है और उसके पत्थर के हाथों को तोड़ देता है और रेनिस से कहता है इस फोर्जरी क्लास के लड़के को तुम बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, वो भी सबके सामने। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें हराऊंगा। जियांग के लेजर से रेनिस बेचारे का चेहरा खराब हो जाता है जिसकी वजह से रेनिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम बस एक कीड़े हो, अभी मैं तुम्हें मसल दूंगा। और साथ ही वो हवा की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो बनाता है और इसी के साथ 2-3 और टॉर्नेडो बना लेता है जिसके अंदर बिजली भी होती है। और इस बार वो सुपर की बजाय वर्ल्ड लेवल मैजिक इस्तेमाल करता है जो कि सुपर से भी ऊपर है। रेनिस हवा में उड़ते हुए बहुत सारे टॉर्नेडो बनाता है जिनके अंदर बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। जियांग पहले तो ये देखकर घबरा जाता है, फिर कहता है जितनी जल्दी ये अपने सारी एबिलिटी मुझे दिखाएगा मुझे पता चलेगा कि इसके पास कौन कौन से मूव्स हैं। साथ ही जियांग फिर से अपनी लेजर बीम के साथ उस पर अटैक करता है। रेनिस अपने एक टोर्नेडो से उसकी लेजर बीम को ब्लॉक करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये मूव फिर से काम करेगा। रेनिस इस बार वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम मेरी एबिलिटीज को देखना चाहती हो तो तुम्हें मैं यहीं पर दिखाता हूँ कि मेरी एबिलिटीज क्या कर सकती है। वो एक मैजिकल फॉर्मेशन ओपन करता है जिससे वो बड़े बड़े हाथ फिर से निकलना शुरू हो जाते हैं। जियांग उड़ता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है अगर इन हाथों ने मुझे फिर से पकड़ लिया तो मैं फिर मुश्किल में पड़ जाऊंगा। लेकिन उसके सामने फिर से एक और हाथ आ जाता है। जियांग कहता है इसके हाथ ना सिर्फ बड़े हो गए हैं बल्कि इनकी स्पीड भी बढ़ गई है। जियांग फिर से उन पत्थरों के हाथों के अंदर ट्रैप हो जाता है और उसी वक्त रेनिस अपने बड़े बड़े टोर्नेडोज को उन हाथों के ऊपर फेंकता है जिससे वो टोर्नेडोज उन पत्थर के हाथों को तोड़ते हुए उसके सेंटर से निकल जाते हैं और जियांग जमीन पर गिर जाता है जबकि वो टोर्नेडो अभी भी उसके ऊपर होता है। जियांग अपने आर्मर के अंदर होता है लेकिन फिर भी उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। रेनिस हंसते हुए से कहता है तुम सिर्फ एक यूजलेस नंबर हो, अब दोबारा क्यों नहीं उठते, दोबारा से मेरा मजाक उड़ाकर दिखाओ। और साथ ही रेनिस अपनी दाईं आंख की पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है। टीचर एसी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहीं पर रेनिस की बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है कि उसकी दाईं आंख में कौन सी पावर है और रेनिस कौन था। कहते हैं कि रेनिस की दाईं आंख की एबिलिटी उसे अपनी माँ से मिली है और इस मैजिक एबिलिटी को आइरिस ऑफ मैजिक कहते हैं। रेनिस की दाईं आंख में इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी भी दूसरे मैजिशियन के मैजिक को अब्सॉर्ब कर सकता है। रेनिस क्योंकि अपनी आंख की एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता था इसलिए सारे लोग इससे डरते थे, इवन के रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी इससे दूर रहते थे। आइरिस मैजिक के साथ जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कम थे और रॉयल फैमिली के लिए खतरा बन चुके थे। हालांकि ये खुद भी रॉयल फैमिली का हिस्सा थे। रीजेंट को ऑर्डर दिया गया कि इन सारे लोगों को मार दिया जाए जिनके पास आइरिस ऑफ मैजिक की आंख है। रीजेंट ने रॉयल फैमिली के सारे लोगों को मार दिया जिनके पास आइरिस ऑफ मैजिक थी, लेकिन उन्हें सिर्फ रेनिस को छोड़ दिया क्योंकि ये उस वक्त बच्चा था। हालांकि रेनिस रॉयल फैमिली का हिस्सा था लेकिन उसके बाद से रेनिस को सारे लोग नफरत की नजर से देखने लगे क्योंकि वो इससे डरते भी थे। रेनिस सिर्फ एक ही कमरे में कैद होकर रह गया। उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं। प्रिंसिपल अपने साथ टीचर एसी को लेकर आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें इस बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाना है। प्रिंसिपल टीचर एसी से कहते हैं आज के बाद तुम ही इसका ख्याल रखोगी। टीचर एसी उनसे कहती है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। टीचर एसी रेनिस के पास जाती है। रेनिस बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहता है मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हारा सारा मैजिक एब्सॉर्ब कर लूंगा। टीचर एसी उसे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारा मैजिक है, अगर तुम थोड़ा सा एब्सॉर्ब कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही टीचर एसी अपने मैजिक की मदद से रेनिस की आंख पर एक लॉक लगा देती है और उसे कहती है तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंख से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। रेनिस हंसते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उस पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा होता है। उसका टॉर्नेडो अभी भी जियांग के ऊपर होता है। साथ ही वो अपने फायर मैजिक से एक बड़ा सा फायर ड्रैगन बनाता है और साथ ही एक बड़ा सा वाटर ड्रैगन बनाता है और उस पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा होता है। जियांग कहता है मुझे अपने मैजिक की मदद से यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन वो उससे नहीं निकल पाता। रेनिस उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरी दाईं आंख को एक्टिवेट करने के बाद सब किस्म का मैजिक मेरे सामने बेकार है। रेनिस जियांग से कहता है तुम्हारा मैजिक मेरी दाईं आंख के सामने बिल्कुल बेकार है। टीचर ड्रोना एसी से कहती है क्या ये वाकई में आइरिस ऑफ मैजिक है? एसी से कहती है हाँ, ये बिल्कुल वही मैजिक है जो कि उस ब्लड लाइन का है जिसे खत्म कर दिया गया था। टीचर एसी कहती है इसी वजह से रेनिस की पावर बहुत ज्यादा है,
जब वो अपनी आयरिस ऑफ मैजिक को एक्टिवेट करता है तो ना सिर्फ वो लोगों के मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है बल्कि उसके अपना मैजिक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी वो इसको मुकम्मल तौर पर मास्टर नहीं कर पाया। सिर्फ 15 मिनट के लिए वो ऐसा कर सकता है, लेकिन 15 मिनट के लिए उसकी पावर इन्फिनिट के बराबर होती है, यानी कि उसके पास लिमिटलेस एनर्जी है। जियांग अभी भी उसके टॉर्नेडो को नीचे होता है और कहता है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो और सामने से मशीन गन की गोलियां चल रही हूँ। जियांग कहता है कि अगर मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब मुझे अपने लेजर्स का इस्तेमाल करना होगा। वो अपने लेजर्स को इस्तेमाल करते हुए उसके टॉर्नेडो के नीचे से बाहर निकल आता है, लेकिन अपने लेजर्स को इस्तेमाल करने की वजह से उसके लेजर्स खराब हो जाते हैं। ये देखकर रेनिस हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी मशीन ने तुम्हें धोखा दे दिया? रेनिस हंसते हुए से कहता है, तुम्हारी मशीन तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन मेरा मैजिक अभी भी बढ़ रहा है। वो साथ ही अपने टोर्नेडो को फिर से उसकी तरफ भेजता है। जियांग कहता है, मेरी बॉडी बस जवाब देने ही वाली है, अब नहीं बचूंगा। उसी वक्त उसे दूर से आवाज आती है। वो दूसरी तरफ देखता है तो सामने जीबी खड़ी होती है, जबकि जीबी के साथ ही आयशा होती है। आयशा चिल्लाकर उसे कहती है, तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं ये जीबी की तरफ से कह रही हूँ। जीबी शर्माते हुए आयशा से कहती है, आखिर तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैंने कब कहा? आयशा उससे कहती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी फिक्र है, इसलिए कह डालो जो उसे कहना चाहती हो। क्वीन शर्माते हुए आगे बढ़ती है और जियांग से कहती है, तुम्हें अपना वादा नहीं भूलना। तुम्हें याद है कि हमने कौन सा वादा किया था? रेनिस भी क्वीन की तरफ देखता है और कहता है, आखिर इस लड़की को इस कचरे में क्या इंटरेस्ट है? और साथ ही वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे इसको बताना होगा कि मैं कितने काम की चीज हूँ और ये एक बिल्कुल यूजलेस नंबर है। जियांग को क्वीन की बातें सुनकर हौसला मिलता है और फिर से हिम्मत करके उठता है। रेनिस उसे कहता है, बेकार में हिलने जुलने की कोशिश मत करो, बस लेटे रहो और मर जाओ। अपनी हार को मान लो, मैं इसे आसान बना दूंगा। रेनिस बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उस पर अटैक कर रहा होता है। जियांग उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम बस एक बीमार बच्चे हो और कुछ भी नहीं। जियांग अपने पेन की मदद से वहीं पर लेटे लेटे अपने एक और रोबोट बनाता है जो कि पीछे की तरफ से आता है और उस पर अटैक करता है। जियांग का वो रोबोट ऑटो पायलट होता है। रेनिस जल्दी से अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है और कहता है, आखिर ये चीज अपने आप हरकत कैसे कर सकती है? वो बड़ा रोबोट रेनिस की शील्ड के ऊपर पंचेस मारना शुरू कर देता है। इसी वजह से रेनिस का ध्यान बढ़ जाता है और उसका टोर्नेडो वाला मैजिक खत्म हो जाता है। जियांग चैन की सांस लेता और कहता है, चलो शुक्र है इसका मैजिक तो खत्म हुआ, वरना मैं तो यहीं पर मरने वाला था। जियांग अपने आर्मर को खोलता है और एक लंबा सांस लेता और कहता है, आज से पहले मैंने कभी फाइट नहीं की। मुझे क्या पता था कि मुझे इस दुनिया में आकर ऐसे मैजिशियंस के साथ फाइट करना होगी। जियांग जैसे ही अपने आर्मर की तरफ देखता है तो उसके पेट पर एक डेंट पड़ा होता है। जियांग कहता है, इसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने यूजलेस नंबर पर भी डेंट डाल दिया। जियांग उसकी तरफ देखता और कहता है, मेरा लकी M3 उसको रोक रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी देर तक। जियांग कहता है, मुझे लगता है कि मुझे कोई रेगुलर से हटकर कोई चीज इस्तेमाल करना होगी। वो अपने पास एक स्क्रोल निकालता है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल की पिक्चर होती है और साथ ही एक मैजिकल कंटेनर शील्ड की होती है जो कि उस न्यूक्लियर धमाके को कंटेन करने के लिए है। जियांग कहता है, मुझे अब इसको इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन मैंने इससे पहले इसको कभी टेस्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मैं इस न्यूक्लियर वेपन के धमाके को रोक पाऊंगा या नहीं। जियांग खड़ा हो जाता है और रेनिस से कहता है, हमारी बैटल बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाना चाहिए? अगर तुम अपनी ड्रैगन फॉर्म में नहीं आते तो मैं तुम्हें इन सारे लोगों के सामने हरा दूंगा और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रेनिस को उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रोबोट M3 को अपने मैजिकल पावर से पत्थर के स्पाइक्स निकालता है और उसे ऊपर टांग देता है और मेरे गुस्से के साथ जियांग की तरफ आके बढ़ता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं अपनी ड्रैगन फॉर्म में क्यों जाऊंगा, तुम्हारे जैसे कीड़े के लिए। असल में जियांग यही चाहता होता है कि वो उसके करीब आए। वो जैसे उसके करीब आता है वो अपने बैरियर को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है, अब मुझे मत कहना जो तुम्हारे साथ होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हैंस को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराया होता है और कहता है, अभी अभी जियांग ने कौन सा मूव इस्तेमाल किया? मुझे सिर्फ व्हाइट लाइट नजर आई और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा हूँ। ऐसा कौन सा वेपन उसने इस्तेमाल किया है? हालांकि प्रिंसिपल ने भी अपनी वर्ल्ड लेवल की मैजिक ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए एक हाई क्लास सुपर शील्ड बनाई होती है जिससे उन बच्चों को बचाया होता है, क्योंकि जियांग ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ दिया होता है। रीना में बैठी सारी जनता बहुत ज्यादा हैरान परेशान होती है। जियांग ने आखिर ऐसा कौन सा पावरफुल मूव इस्तेमाल किया कि प्रिंसिपल को भी अपना वर्ल्ड लेवल का मैजिक इस्तेमाल करना पड़ा। वो लोग जैसे ही थोड़े बहुत होश में आते हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं तो सारे का सारा अरीना गायब हो चुका होता है, जबकि वहाँ पर एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट की आग होती है। बच्चे कह रहे होते हैं, अगर वो ऐसा कुछ कर सकता है तो क्या वो वाकई में एक स्टूडेंट है? सारे टीचर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सोफी सास किंग से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? किंग उससे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक तुम यहाँ पर हो और साथ प्रिंसिपल है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोफी सास वहीं पर खड़े सोचना शुरू कर देता है।
जियांग तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। अगर वो इस तरह की बड़ी पावर हासिल कर सकता है और अगर वो इसको थोड़ा सा बढ़ा दे तो वो मेरी स्क्वाड के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जबकि प्रिंसिपल उसकी सोच को पढ़ लेते हैं और कहते हैं हाँ, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह के किसी वेपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हारी ये सोच बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जियांग तुम्हारा इस सब में साथ देगा। सोफी सास प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है मशवरा देने के लिए आपका शुक्रिया। उसी टूटे फूटे अरीना के दरमियान जियांग भी अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाकर खड़ा होता है और उसे भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है। जियांग खांसता हुआ अपनी शील्ड से बाहर निकलता है। जियांग कहता है चलो शुक्र है मेरे पास पेल मून क्रिस्टल था, जिसकी मदद से मैंने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली, वरना मैं भी मारा जाता। चलो ये तो अच्छा है कि इनिशियल ब्लास्ट के अलावा न्यूक्लियर वेपन का सारा ब्लास्ट उस शील्ड के अंदर ही रह गया। फिर साथ ही वो अपने पास से एक थर्मल स्कैनर निकालता है और उसमें से देखता है कहीं उसकी शील्ड में से कोई रेडिएशंस बाहर तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर रेडिएशंस बाहर निकलेंगी तो इसके लिए भी खतरा होगा। जियांग चेक करने के बाद कहता है इसमें से तो कोई भी रेडिएशंस बाहर नहीं निकल रही, चलो मैं आसानी से सांस ले सकता हूँ। वो बड़ा सा स्फीयर जिसके अंदर आग थी, वो आग ठंडी होना शुरू हो जाती है और उसका रंग ब्लैक हो जाता है। सारी जनता भी ये देखकर हैरान हो जाती है, जबकि जियांग भी कहता है इसकी आग इतनी जल्दी बुझनी तो नहीं चाहिए थी। साथ ही वो चुटकी भी जाता है और उसकी शील्ड को रप्चर कर देता है। शील्ड के टूटने से उसके अंदर से लावा बहता है और लावा के साथ साथ ही उसके अंदर से एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा निकलता है, जिसके अंदर रेनिस होता है। जियांग आहिस्ता आहिस्ता अपनी फायर बॉल को वाइप कर देता है। सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लावा के ऊपर एक स्पिरिट होती है जिसने कि उस सारी आग को खा लिया होता है। वो स्पिरिट रेनिस से कहती है मैंने बहुत ज्यादा कुछ खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लंबे अरसे तक मुझे वापस बुला सकोगे। मुझे अभी इस सब को भी डाइजेस्ट करना है। उसी वक्त वो लावा हिलना शुरू हो जाता है। ग्राउंड में बैठे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो लावा तो हरकत कर रहा है। उस लावा के अंदर से रेनिस निकलता है, जो कि अपनी ड्रैगन फॉर्म में होता है। ड्रैगन फॉर्म में रेनिस के भी पंख होते हैं, लेकिन रेनिस की ड्रैगन फॉर्म दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। रेनिस के पंखों के साथ साथ उसकी आधी बॉडी भी जल चुकी होती है। टीचर ऐसी उसे देखकर कहती है इसकी ड्रैगन फॉर्म तो बाकी दोनों प्रिंसेस से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जबकि प्रिंसिपल उसे देखकर कहते हैं ये अपनी ड्रैगन फॉर्म में रीजन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। जियांग उसे देखकर ये सोच रहा होता है इसकी ड्रैगन फॉर्म तो बहुत ज्यादा टफ है। मैंने 100 टन बॉम्ब इस्तेमाल किया था और मेरे कंटेनर के अंदर हाई प्रेशर और हाई हीट को भी इसने बर्दाश्त कर लिया। रेनिस अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करता है और उसी लावा से बड़े बड़े ड्रैगन बना लेता है और जियांग पर अटैक करता है। जियांग जल्दी से अपना सूट पहन लेता है और अपने बूस्टर जेट की मदद से उसके लावा ड्रैगन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसका बूस्टर जेट खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसको नीचे गिरता देखकर रेनिस आगे बढ़ता है और हवा में ही उसे पंच मारता है, जिससे जियांग सीधा जमीन पर आकर गिरता है और एक शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जियांग फिर से अपने पेन को उठाने लगता है, लेकिन रेनिस आकर उसके हाथ पर पाँव रख लेता है और उसके पेन को दूर कर देता है और उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए उसे कहता है अपने पेन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक यूजलेस नंबर हो। जबकि जियांग भी हंसते हुए उससे कहता है अपनी ड्रैगन फॉर्म के बिना तुम भी कुछ नहीं हो। अगर तुम ड्रैगन फॉर्म में नहीं आते तो कुछ सेकंड्स पहले तुम मर चुके होते। रेनिस उसे कहता है तुम मौत के इतने ज्यादा करीब हो, फिर भी ऐसी बकवास कर रहे हो। मैं जीबी और पूरे अरीना के सामने तुम्हें मारकर ये साबित कर दूंगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियांग फिर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा सीरियस रहने वाला प्रिंस भी इतना ज्यादा फनी हो सकता है। रेनिस भी हैरान हो जाता है और उसे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसी वक्त दिखाते हैं क्वीन भी अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाती है। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं। जियांग अपनी शॉर्ट रेंज लेजर इस्तेमाल करता है, जिससे रेनिस का एक बाजू और एक पर कट जाता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। फोर्जिंग क्लास का लड़का रेनिस का बाजू कैसे काट सकता है। रेनिस अपनी ड्रैगन फॉर्म में तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो कहते हैं लेकिन उसके हाथ पर लगा हुआ लेजर वो तो खराब हो चुका था। जबकि रेनिस को समझ आ जाती है, वो उससे कहता है इसका मतलब तुम जानबूझकर ये नाटक कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं और तुम अपने लेजर से मुझ पर अटैक कर सको। जियांग उससे कहता है मेरा ये वेपन मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन ये क्लोज रेंज है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे तुम्हें अपने करीब लाना था। पहले जो लेजर मैंने तुम पर शूट किया था उसकी रेंज ज्यादा थी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम थी। ये शॉर्ट रेंज था, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा थी। रेनिस उसे कहता है तो क्या हुआ, मेरा एक बाजू कट गया, मेरा दूसरा बाजू अभी ठीक है। वो अपने कटे हुए बाजू को क्लॉट कर लेता है
और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा मेरा एक बाजू काट कर तुम बच जाओगे, तुम अभी भी मेरे पाँव के नीचे हो। साथ ही वो अपनी बाउंड्री फोर्स को एक्टिवेट करता है और अपना पंच जियांग पर मारने के लिए रेडी हो जाता है। जियांग उसे कहता है मैं इस लेजर बीम को इस्तेमाल करके तुम्हें हराने वाला था ही नहीं, ये तो मेरा प्लान नहीं था। और साथ साथ ये दिखा रहे होते हैं रेनिस की बॉडी चेंज होती जा रही होती है। रेनिस की बॉडी के ऊपर बड़े बड़े दाने निकल रहे होते हैं। रेनिस जैसे ही जियांग के चेहरे के करीब अपना पंच करता है वहीं पर रुक जाता है। जियांग उसे कहता है मुझे जिस बात का इंतजार था वो हो गई, अब तो मेरी जीत पक्की है। रेनिस चिल्लाना शुरू कर देता है और पीछे हट जाता है और जियांग से कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरे बाजू में मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है। जियांग भी उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो इसलिए इसका तुम पर असर लेट हुआ है, वरना कोई आम इंसान तो अब तक इससे मर चुका होता। रेनिस उसे कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है, जल्दी से बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जियांग उसे कहता है ये सिर्फ तुम्हारे बाजू के कटने का दर्द नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी बॉडी का हर एक सेल दर्द कर रहा है और तुम्हारी सारी सेंसेस खत्म होती जाएंगी। उसी वक्त उसे दिखना भी बंद हो जाता है। रेनिस उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो। रेनिस को आसपास से आवाजें आ रही होती हैं लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रेनिस कहता है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मुझे सबकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। रेनिस फिर से चिल्लाकर जियांग से कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हारा जैसा यूजलेस स्लम्बर किसी रॉयल मेंबर को ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तुमने मुझे कौन सा पॉइजन दिया है, ये पॉइजन ही हो सकता है, जल्दी से बताओ ये कौन सा पॉइजन है। जियांग उसे कहता है अगर मैं तुम्हें समझाना भी चाहूँ तो तुम नहीं समझ सकते क्योंकि ये पॉइजन नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया का नहीं बल्कि ये मेरी दुनिया की चीज है, इसे रेडिएशन कहते हैं। इस वक्त तुम्हारी पूरी बॉडी में रेडिएशन है क्योंकि तुम ड्रैगन फॉर्म में हो और तुम एक मैजिशियन हो इसलिए तुम इसको बर्दाश्त कर पा रही हो। कोई नॉर्मल इंसान होता तो सिर्फ चंद सेकंड्स में इससे मर जाता। रेनिस जमीन पर बैठ जाता है, वो खांसता है तो उसके मुंह से भी ब्लड निकलता है और रेनिस की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। रेडिएशन की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, खांसते हुए इसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। उसे इस हालत में देखकर टीचर एसी आगे बढ़ने लगती है और कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेनिस मर जाएगा, मुझे इसे रोकना होगा। प्रिंसिपल उसे कहते हैं इतनी जल्दी नहीं, प्रिंस रेनिस को प्यार और लाड ने बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है इसलिए उसे भी जिंदगी की थोड़ी सी तलहियां चखने दो, इतना थोड़ा सा दर्द तो वो बर्दाश्त कर ही सकता है। टीचर ऐसी वहीं पर रुक जाती है। रेनिस की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और वो दर्द से बिलबिला रहा होता है। जियांग आगे बढ़ता है और रेनिस से कहता है अभी भी हार मान लो, तुम्हारे पास वक्त है, शायद प्रिंसिपल तुम्हें ठीक कर सके। लेकिन रेनिस उसकी बात नहीं मानता और साथ ही बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और इसी के साथ उसकी ड्रैगन फॉर्म खत्म हो जाती है। अरीना में बैठे सारे लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं रेनिस की ये हालत देखकर, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि एक प्रिंस जो कि बहुत ज्यादा प्राइड वाला था उसकी ये हालत हो चुकी है, वो भी एक फौजी क्लास के लड़के के हाथों। रेनिस बिल्कुल कमजोर सी बॉडी में होता है। रेनिस अपना थोड़ा सा मुंह हिलाता है। अरीना में बैठे बच्चे कहते हैं ये तो अभी तक जिंदा है। रेनिस जियांग से कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी, मैं फाइट कर सकता हूँ। वो जमीन पर लेटे हुए ही जियांग से ये कह रहा होता है, फिर वो आस्था से उठने की कोशिश करता है। रेनिस कांपती हुई बॉडी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर जियांग से कहता है मैं रॉयल फैमिली में गिफ्टेड हूँ, मेरे पास आइरिस ऑफ मैजिक है, तुम्हारे जैसे यूजलेस नंबर्स के हाथों मैं कैसे हार सकता हूँ। तो वो आगे बढ़कर जियांग को एक पंच मारता है लेकिन जियांग को उसके पंच का जरा भी असर नहीं होता क्योंकि रेनिस के पास अब जरा सी भी पावर नहीं बची होती। जियांग उसे कहता है तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रॉयल फैमिली में पैदा हुए और तुम्हारे पास आइरिस ऑफ मैजिक है तो इसका मतलब सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी? ऐसा नहीं है। साथ ही जियांग उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे कहता है मेरी नजर में तुम सिर्फ एक रॉयल कचरा हो और कुछ भी नहीं। जियांग के फाइनल पंच के साथ ही रेनिस जमीन पर गिर जाता है और दोबारा नहीं उठता और इस तरह हमारा जियांग जीत जाता है। रेनिस की हार और जियांग की जीत, इसको देखकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जबकि सोफी सास बहुत ज्यादा खुश होता है। सोफी सास जल्दी से ग्राउंड में उतर आता है और रेनिस को देखने के बाद जियांग की तरफ मुड़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है तुमने बहुत ही बढ़िया किया, और साथ ही उसका हाथ ऊपर की तरफ करते हुए कहता है हमारे इस रॉयल टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट विनर जियांग है। विनर का नाम अनाउंस होते ही पूरे अरीना में जश्न का समा होता है, सारे लोग चीयर करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल और टीचर एसी भी नीचे उतर आते हैं और आकर रेनिस के पास खड़े हो जाते हैं। टीचर एसी प्रिंसिपल से कहती है प्लीज अपना टाइम मैजिक परफॉर्म करें और रेनिस को हील कर दें। प्रिंसिपल उसे कहते हैं लेकिन एक मसला है, मैं इसको हील नहीं कर सकता। टीचर ऐसी हैरान हो जाती है और प्रिंसिपल से कहती है ऐसा कौन सा मसला है जिसे आप हल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल उसे कहते हैं मैंने इसके जख्म आज से पहले नहीं देखे, मैंने इस तरह का किसी भी इंसान को पहले क्योर नहीं किया, मुझे रेनिस की बीमारी के बारे में नहीं पता, मुझे पहले इसे स्टडी करना होगा।
प्रिंसिपल रैनिस को अपने साथ ले जाते हैं और एसी से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इसे जाकर स्टडी करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इसको हील कर सकूं। प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होता है और जियांग से कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम रैनिस को हरा पाओगे, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छे से ग्रोथ की है, तुम्हारी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जियांग उसे कहता है मुझे इसे हराना ही था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। प्रोफेसर जियांग से पूछता है कहीं तुम्हारी इंजरीज बहुत ज्यादा तो नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ वापस ले जाता हूँ। उसी वक्त जियांग नीचे गिरने लगता है। डीमन क्वीन जल्दी से वहाँ पर आती है और जियांग को पकड़ लेती है। जियांग बेहोश होने से पहले डीमन क्वीन से कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया। क्वीन शर्माते हुए उससे कहती है मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और साथ ही जियांग बेहोश हो जाता है। अरीना में सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर दो लड़के बैठे होते हैं। एक दूसरे से कहता है तुम्हें क्या जरूरत थी रैनिस पर पैसे लगाने की। दूसरा उससे कहता है अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं और मेरा घर भी जाता रहा, मैंने अपना सारा कुछ रैनिस पर लगा दिया था। दूसरी तरफ टीचर मार्टिन और उनके स्टूडेंट्स भी नीचे उतर रहे होते हैं। टीचर मार्टिन अपने पेन से अरीना के नीचे सीढ़ियां बना रहे होते हैं ताकि वो नीचे उतर सके। टीचर मार्टिन भागते हुए जियांग के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कहीं जियांग को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। क्वीन टीचर मार्टिन से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये बस बहुत ज्यादा थक गया है इसलिए सो गया है। टीचर मार्टिन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज हम रॉयल कप वापस लेकर जाएंगे, सब कुछ जियांग की वजह से हुआ है। टीचर मार्टिन के बाकी के सारे स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर मार्टिन अपने पेन की मदद से जल्दी से वहाँ पर एक स्टेज बना देते हैं क्योंकि किंग वहाँ पर उन्हें कप देने के लिए आ रहे होते हैं। किंग के हाथ में वो कप होता है। किंग उनसे कहते हैं आज का फाइनल तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जियांग वाकई में इस ट्रॉफी का हकदार है। जियांग की तरफ से क्वीन किंग का शुक्रिया अदा करती है। किंग आगे बढ़ते हैं, टीचर मार्टिन को कप देते हुए कहते हैं जियांग के बिहाफ पर ये कप तुम रिसीव कर लो। फोर्जिंग क्लास को आज से अपने आप पर बहुत ज्यादा फख्र होना चाहिए। किंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनसे कहते हैं जियांग ने हमें फोर्जरी की बहुत सारी नई टेक्निक सिखाई है, इसकी इस नॉलेज की मदद से फोर्जरी क्लास आने वाले फ्यूचर में हमारे किंगडम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। टीचर मार्टिन और उनके सारे स्टूडेंट ट्रॉफी को हवा में ऊपर की तरफ उठाते हैं और अपनी जीत का ऐलान करते हैं। उनको देखकर पूरे ग्राउंड में सारे लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं और उनको चीयर करते हैं, जबकि ऊपर से खड़ी प्रिंसेस पेनी भी उनको देख रही होती है लेकिन वो वहाँ से पीछे मुड़ जाती है। दूसरी तरफ रैनिस को प्रिंसिपल और टीचर एसी दोनों एक कमरे में ले जाते हैं। टीचर एसी प्रिंसिपल से पूछती है कि आपका टाइम मैनिपुलेशन वाला मैजिक इसको ठीक नहीं कर सकता। प्रिंसिपल उसे कहते हैं मेरे टाइम मैजिक की एक लिमिट है, मैं इसको अब ठीक नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है। रैनिस फिर से खांसता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं मुझे अफसोस है कि इसकी हालत अब और भी ज्यादा बुरी होती जाएगी। साथ ही प्रिंसिपल अपने पास से एक और क्रिस्टल निकालते हैं जो कि पेल मून क्रिस्टल से भी ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है। टीचर एसी उस क्रिस्टल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये वाला क्रिस्टल तो पेल मून क्रिस्टल से भी ज्यादा पावरफुल है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं इस क्रिस्टल का नाम द स्टोन ऑफ डेवलपमेंट है। इस दुनिया में जितनी भी लिविंग चीजें बनी है वो सारी इसी स्टोन से बनी है। प्रिंसिपल अपने मैजिक से उस क्रिस्टल को कंट्रोल करते हुए रैनिस की तरफ आगे भेजते हैं। वो रैनिस के ऊपर जाते ही चमकना शुरू कर देता है और उसकी सारी एनर्जी रैनिस की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी मदद से रैनिस की स्किन वापस आना शुरू हो जाती है और रैनिस फिर से नॉर्मल हो जाता है। प्रिंसिपल टीचर एसी से कहते हैं मैंने अपने क्रिस्टल की मदद से इसकी जिंदगी तो बचा ली है लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको इसे खुद ही फेस करना होगा। बहुत सारी चीजों को मैं ठीक नहीं कर सकता। प्रिंसिपल के उस क्रिस्टल के मैजिक खत्म हो जाने के बाद वो क्रिस्टल भी जाया हो जाता है, यानी कि उस क्रिस्टल को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एसी प्रिंसिपल से पूछती है इस क्रिस्टल में इतनी ज्यादा एनर्जी है लेकिन हम इसे सिर्फ एक ही बार क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल उसे कहते हैं मैं तुम्हें बाद में कभी समझा दूंगा। रैनिस को जैसे ही होश आती है वो फिर से उठकर बैठ जाता है और चिल्लाकर जियांग का नाम पुकारता है। रैनिस को अभी भी दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि उसकी आंखें जाया हो जाती हैं। वो चिल्लाकर जियांग से कह रहा होता है कहाँ पर हो तुम, बाहर निकलो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम एक यूजलेस स्लम्बर हो, रॉयल प्रिंस के सामने तुम टिक नहीं सकते, सामने आओ, कहाँ छुपे हुए हो। टीचर एसी आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही रैनिस को उसके पैरों की आवाज आती है रैनिस उसकी तरफ बढ़ता है और अटैक करने लगता है और कहता है तो तुम जहाँ पर छुपे बैठे हो। टीचर एसी उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम पहले ही मैच हार चुके हो। रैनिस हंसना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही मैच जीता हूँ, आप मुझसे मजाक कर रही हैं। टीचर एसी उसे कहती है बेवकूफ इंसान, प्रिंसिपल की वजह से तुम जिंदा हो, अगर तुम थोड़ी देर वहाँ पर और रुकते तो तुम जियांग के हाथों मारे जाते। ये सुनते ही रैनिस रोना शुरू कर देता और कहता है मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं तो गिफ्टेड रॉयल मेंबर हूँ, मेरे पास आयरस ऑफ मैजिक की आंख भी थी। प्रिंसिपल रैनिस से कहते हैं मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकता, अब बाकी सारी हीलिंग प्रोसेस खुद ब खुद होगी, ये तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करता है कि तुम इस सब को कैसे हैंडल करते हो, और मुझे उम्मीद है कि तुमने इस मैच से बहुत कुछ सीखा होगा। उसी वक्त प्रिंसिपल के क्लोक के अंदर का एक सीन दिखाते हैं।
प्रिंसिपल के हाथ कांप रहे होते हैं। यानी कि प्रिंसिपल भी सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान नहीं है, उसकी भी कोई ना कोई वीकनेस है। रेनिस अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं कुछ भी देख नहीं सकता, क्या मैं सारी जिंदगी अंधा ही रहने वाला हूँ? लेकिन साथ ही उसका एक बाजू भी नहीं होता और वो कहता है, अब मैं अंधा भी हूँ और मेरे पास एक बाजू भी नहीं। और इसी के साथ वो एक जोरदार चीख मारता है। दूसरी तरफ जियांग अपने बिस्तर में आराम कर रहा होता है। वो जैसे ही अपनी आंख खोलता है, उसके सामने टीचर मार्टिन और सारे स्टूडेंट होते हैं। जियांग उठकर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन साथ ही उसकी कमर में दर्द हो जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए, ऐसे मत चिल्लाओ। जियांग उनसे पूछता है, मैं यहाँ रेजिडेंस बिल्डिंग में क्या कर रहा हूँ? टीचर मार्टिन जियांग से कहते हैं, क्योंकि तुम सो गए थे इसलिए हम तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तुम पूरा एक दिन सोते रहे। जियांग उनसे कहता है, तो तुम सब लोग यहाँ पर हो और सोफी सास भी यहीं पर है। जियांग शर्माते हुए उनसे कहता है, मुझे सोते हुए तुम सब लोगों ने देखा, मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जियांग की क्लास वाले सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, हम सब लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कब तुम जागो तो हम सब लोग सेलिब्रेट करें, अपनी जीत का जश्न मनाएं। जहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वहीं पर मोटो अपना चेहरा लटकाए खड़ा होता है और कहता है, जियांग क्योंकि अब चैंपियन है तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जियांग मोटो से कहता है, अब तुम्हें क्या हो गया? क्या सब कुछ ठीक है? मोटो चिल्लाकर उसे कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मैंने भी तो फाइट में हिस्सा लिया था लेकिन मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। जियांग और एली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। मोटो जियांग से कहता है, मैं और एली जब जख्मी थे तो हम दोनों एक ही रूम में थे, लेकिन एमरे इसके पास थी। वो इसके मुंह में खाना ठूंस रही थी और बार बार इससे आकर पूछ रही थी, लेकिन मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा था। एली उसे कहता है, हाँ, मुझे भी उसका बिहेव थोड़ा अजीब लग रहा था। मोटो चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुमने सारे मजे लूट लिए। लेकिन साथ ही मोटो जियांग से कहता है, तुम तो एली से भी ज्यादा बुरे हो। यहाँ पर मुझे सिर्फ पट्टियां बांधकर अकेला छोड़ दिया गया था। तुम्हें तो पेस्ट्रो क्लास की टीचर ने प्राइवेटली और पर्सनली हील किया है। पेस्ट्रो क्लास की टीचर का नाम सुनते ही सारे बच्चे शर्माना शुरू कर देते हैं। टीचर मार्टिन भी साथ शर्मा रहे होते हैं। उसी वक्त एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं कि उसने कैसे उसको हील किया था। असल में जियांग को उसने अपनी चेस्ट के साथ लगाकर हील किया था। मोटो रोना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें पेस्ट्रो क्लास की टीचर ने हील किया, जबकि एली को एमरे ने हील किया, और मुझे हील करने के लिए कौन आया? उसी वक्त सीन दिखाते हैं, एबिली के हाथ में इंजेक्शन होता है। एबिली मोटो से कहता है, प्लीज हिलना मत वरना तुम्हें बहुत दर्द होगा। एबिली ने मोटो को रस्सियों से बांधा होता है। मोटो रो रहा होता है जबकि एबिली उसकी बॉटम पर इंजेक्शन लगा रहा होता है। मोटो उनको अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाने के बाद दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाता है और कहता है, तुम लोग जश्न मनाओ, बस फाइट जीत जाता है। जियांग अभी बेड रेस्ट में है और सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। एली जियांग से कहता है, तुमने तो रेनिस को भी हरा दिया, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। हम दोनों को किसी दिन फाइट करना होगी जब कभी तुम्हारे पास टाइम हो। जियांग एली से कहता है, हाँ, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा फिर हम दोनों एक मैच रखेंगे, लेकिन मेरे साथ वो वाली एबिलिटीज इस्तेमाल मत करना जो कि तुमने बूनो पर इस्तेमाल की थी। साथ ही जियांग कहता है, मेरे दिमाग में एक नया सूट है जो कि मैं एली के लिए डिजाइन कर सकता हूँ, जिससे उसके बाजू नहीं जलेंगे। टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जियांग से कहते हैं, तुमने मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया है। अब तो बाकी सारे टीचर भी मेरी इज्जत करने लग गए हैं और ये सब कुछ तुम्हारे इस फाइनल को जीतने की वजह से हुआ है। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, ये तो आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे अच्छा पढ़ाया और आपने अच्छा गाइड किया, जबकि आपने अपना पेल मून क्रिस्टल भी मुझे दे दिया। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, चाहे तलवार कितनी भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी तजुर्बाकार के हाथ में ना हो तो वो किसी पेपर को भी नहीं काट सकती। और पेल मून क्रिस्टल की पावर को भी सिर्फ तुम ही बेहतर तौर पर पहचान सके हो। सोफी सास जियांग से कहता है, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे फोर्जिंग स्किल बहुत ही अच्छे हैं। सोफी सास उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है, इसी तरह मेहनत करते रहो, एक दिन तुम मेरी तरह किसी स्क्वाड के कैप्टन बन जाओगे। वो सारे लोग अभी जियांग से बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर क्वीन आ जाती है। क्वीन ने एप्रन पहना होता है और उसके हाथ में एक ट्रे होती है जिसके अंदर उसने एक सूप बनाया होता है। क्वीन उन सब से कहती है, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, ये बेचारा अभी अभी तो जागा है, अभी इसे बहुत सारी रेस्ट करनी है, अब से मैं इसका ख्याल रखूंगी। जियांग क्वीन को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आयशा क्वीन से कहती है, मुझे लगता है कि तुमने अपना लव सूप बना लिया है, अब हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं जबकि मोटो अभी भी रोता हुआ चिल्ला रहा होता है और कहता है, मुझे भी जीबी का बनाया सूप पीना है, मुझे भी इनके जैसा ट्रीटमेंट चाहिए। टीचर मार्टिन ने मोटो को उठाया होता है। मोटो कह रहा होता है कि चैंपियंस को सूप बनाकर दिया जा रहा है और मुझे क्या मिला, मुझे कुछ भी नहीं। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हें सूप बनाकर पिलाता हूँ। सोफी सास जियांग से कहता है, अपना ख्याल रखना, जैसे ही तुम ठीक होगे मैं तुम्हें किंग के पास लेकर जाऊंगा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन सब के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा जाती है। क्वीन सीधी उसके पास आती है। जियांग उसे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई डीमन क्वीन सूप बनाएगी। क्वीन उसे कहती है, मेरा बनाया हुआ सूप थोड़ा सा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने दो।
जबकि जियांग ये सोच रहा होता है कहीं ये सूप अपने हाथ से मुझे पिलाने वाली तो नहीं। जियांग क्वीन से कहता है तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, तुम्हें अभी वापस टीचर ड्रोना के रूम में भी जाना है। क्वीन जियांग से कहती है ये मेरा रूम है, मैं किसी और के रूम में जाकर क्यों रहूंगी। जियांग खुश भी हो जाता है और हैरान भी हो जाता है और डीमन क्वीन से पूछता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर रहने के लिए वापस आ रही हो। क्वीन शर्माते हुए से कहती है चुपचाप वहाँ पर लेट जाओ। उसी वक्त जियांग को याद आता है कि उसने अपने कपड़े चेंज किए हुए हैं। वो जल्दी से अपने बिस्तर के अंदर देखता है और कहता है मेरे तो सारे कपड़े किसी ने चेंज कर दिए, और सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वीन ने खुद ही मेरे कपड़े चेंज किए हों, और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देता है। जियांग कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसने मुझे अपने बिस्तर में भी सोने दिया। साथ ही वो उसकी चादर को उठाकर सूंघना शुरू कर देता है और कहता है इसमें से तो उसकी स्मेल आ रही है। लेकिन जैसे वो क्वीन की तरफ देखता है, क्वीन उसे घूर कर देख रही होती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, और उसके बाद जियांग को मार पड़ती है। फिर क्वीन उस सूप में से एक चम्मच उठाती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मुंह खोलो और इसे पियो। जियांग उस सूप को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत ही बुरा लग रहा होता है। जियांग कहता है कहीं ये डीमन ट्राइब वालों का कोई सूप तो नहीं। क्वीन उसे कहती है मैंने पहली बार सूप बनाया है, इसलिए शायद थोड़ा बुरा हो सकता है। जियांग ये सुनते ही कहता है तो इसने पहली बार सूप बनाया है, इसका मतलब मुझे ये पीकर इसकी तारीफ करना ही होगी। जियांग जल्दी से मुंह खोलता है और पूरे का पूरा चम्मच मुंह में डाल लेता है। क्वीन उसे कहती है बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा भी ये गर्म है, आहिस्ता से पियो। उस सूप को पीने के बाद जियांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए उसे कहता है ये सूप तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जियांग खांसना शुरू कर देता है। क्वीन उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या मेरा सूप इतना ज्यादा बुरा था। क्वीन उसे कहती है मैं इसे स्मेल नहीं कर सकती, चलो मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। जियांग उसे कहता है नहीं, तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा था, मुझे दो, मुझे ये सारा चाहिए। जियांग उससे पूरा बाउल ले लेता है और सारा सूप पी जाता है। आखिर उसे लड़की के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। क्वीन उसे कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है ये इतना अच्छा नहीं है। जियांग उसे कहता है ये बहुत ही अच्छा है, क्या मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम हर रोज मेरे लिए ऐसा ही सूप बना सकती हो। क्वीन उसकी बात सुनकर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। जियांग क्वीन के थोड़ा सा करीब हो जाता है और उसे कहता है मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे हाथ की बनी हर एक चीज खा सकता हूँ। और साथ ही थोड़ा सा और आगे हो जाता है और सोच रहा होता है यही मौका है किस करने का। जियांग उसके सामने अपने होंठ करता है, लेकिन क्वीन चुपचाप उसके सामने बैठी होती है और उसे कहती है तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो। जियांग अपनी इस हरकत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, उसका चेहरा शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है। वो कंबल में अपना चेहरा छुपा लेता है। क्वीन उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर तुमसे किसी बारे में बात करने के लिए आई थी। जियांग अभी भी शर्म के मारे कंबल के नीचे छुपा होता है। क्वीन उसकी बैक पे थप्पड़ मारती है और कहती है बेवकूफ, जल्दी से सीधे हो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अब हमारा अगला प्लान क्या होने वाला है। जियांग कहता है अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई, मैं ये टूर्नामेंट जीत चुका हूँ, इसका मतलब मैं इस शहर से अपनी मर्जी से बाहर आ जा सकता हूँ। जियांग क्वीन से कहता है हाँ मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा कि कैसे यहाँ से बाहर निकले। जियांग उसे कहता है अब हम दोनों इस किंगडम से बाहर आ जा सकते हैं, तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है। क्वीन उसे कहती है मुझे तो बस अपने डीमन ट्राइब में वापस जाना है। जियांग उसे कहता है हाँ वैसे भी हमें 4 महीने हो चुके हैं डीमन ट्राइब से इस किंगडम में आए हुए। क्वीन उसे कहती है डीमन ट्राइब वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्दी से वापस जाना है। जियांग उसे कहता है लेकिन तुम्हारे लोग तुम्हें पहचानेंगे नहीं क्योंकि तुम इंसान की बॉडी में हो, और दूसरी बात क्या हम दोनों के पास इतनी पावर है कि हम वहाँ पर मौजूद तुम्हारे डीमन दुश्मनों से मुकाबला कर सके। क्वीन उसे कहती है मेरी करंट स्टेटस के साथ मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन हमें एक प्लान तैयार करना होगा ताकि मेरी सारी पावर को वापस लाया जा सके। जियांग कहता है तुम्हारी पावर को वापस लाने के लिए हमें इस बारे में सोचना होगा कि तुम्हारी पावर्स गायब कैसे हुई। जियांग कहता है मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट होकर आया था तो मैंने देखा था कि तुम अपने डीमन फॉर्म में थी। जियांग क्वीन से पूछता है लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान तुमने अपने थोड़ा सा मैजिक रिकवर किया है। क्वीन उसे कहती है हाँ थोड़ा बहुत मैंने रिकवर कर लिया है। जियांग उसे कहता है तो इसका मतलब तुम्हें कोई टेक्निक आती होगी जिससे तुम अपनी डीमन फॉर्म को दोबारा से रिकवर कर सको और अपनी बाउंड्री फोर्स भी हासिल कर लो। क्वीन उसे कहती है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही मैजिक रिकवर किया है। जब मैं डीमन क्वीन थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा बाउंड्री फोर्स थी और मेरी पावर बहुत ज्यादा थी। मेरी पावर की रिकवरी बहुत ज्यादा स्लो है। टीचर ड्रोना ने मुझे झरने के नीचे बिठाकर मुझे एक नई टेक्निक बताई जिससे मैंने अपनी बाउंड्री फोर्स को रिकवर किया, और मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी डिमोनिक कोर दोबारा से रीएक्टिवेट हो गई है। जियांग जी सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है ये डिमोनिक कोर क्या होती है, क्या ये कोई ऑर्गन है। क्वीन जियांग से कहती है यहाँ पर इस दुनिया में हर किसी के पास बाउंड्री फोर्स की सोर्स होती है, यहाँ तक कि फोर्जिंग क्लास वालों के पास भी होती है, लेकिन उनके पास बाउंड्री फोर्स नहीं होती, लेकिन उसकी सोर्स होती है। जियांग हैरान हो जाता है और क्वीन से पूछता है
अब ये सोर्स क्या होती है? क्वीन उसे कहती है, फोर्जिंग क्लास में तुम्हें इस बारे में नहीं पढ़ाते होंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सोर्स क्या होती है। क्वीन उसे कहती है, सोर्स का मतलब है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से तुम्हें बाउंड्री फोर्स मिलती है। तुम इसे एक स्पार्क कह सकती हो, एक छोटी सी चिंगारी, और तुम प्रैक्टिस के जरिए इसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हो। एक बार तुम्हारी बाउंड्री फोर्स बिल्ड हो जाए तो वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जियांग उसे कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया, इसका मतलब डिमोनिक कोर तुम डीमन ट्राइब वालों की सोर्स है। क्वीन उसे कहती है, नहीं, डिमोनिक कोर सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ही होती है। स्पेसिफिक पावर है जो सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होती है, जैसे कि मैं डीमन क्वीन हूँ इसलिए मेरे पास डिमोनिक कोर है और किसी के पास नहीं होती। फिर वो उसे कंपेयर करके बताती है कि जैसे इंसानों के रॉयल फैमिली के पास ड्रैगन की पावर है, यानी कि वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, उसी तरह हमारे पास डिमोनिक कोर है, हम भी रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। अब मैं एक डीमन क्वीन हूँ इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है जो कि बाकी सारे डीमन से बहुत ज्यादा है, और ओरिजिनली हमारी डीमंस की पावर इंसानों की ड्रैगन फॉर्म से भी बहुत ज्यादा होती है। जियांग उसे कहता है, अच्छा मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, इसीलिए तुमने बुरी को उसकी ड्रैगन फॉर्म में ही उसके बाजू को काट दिया था और उसकी ड्रैगन फॉर्म की पावर भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाई। क्वीन उसे कहती है, ऐसी बात नहीं, वो सब कुछ तो तुम्हारी यूजलेस लंबर की बनाई हुई तलवार से हुआ, उसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्वीन उसे कहती है, डीमंस और इंसानों के दरमियान इसी तरह का बैलेंस बना हुआ है, यानी हम डीमंस के पास डिमोनिक कोर है जिससे हमें बहुत ज्यादा पावर मिलती है, और इंसानों के पास ड्रैगन ब्लड है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पावर मिलती है। लेकिन एक किस्सा कहानी ये भी कहता है कि हम डीमंस की रगों में जो ब्लड है वो गॉड ऑफ क्रिएशन का है, इसीलिए हमारी बाउंड्री फोर्स बहुत ज्यादा है। और एक कहानी ये भी कहती है कि हमारा डीमन का कबीला बाकी सारे डीमन कबीलों को हरा कर ही बना था। क्वीन जियांग से कहती है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है, जैसे ही मैंने अपने कोर को रीएक्टिवेट किया था तो मुझे पता चला कि मेरी बॉडी के अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज्यादा ईवल है। टूर्नामेंट के दौरान तुमने भी देखा होगा कैसे मैं रिएक्ट कर रही थी, तब वो मेरे ऊपर हावी हो गई थी। जियांग को उसी वक्त टूर्नामेंट के दौरान अपनी किस का सीन याद आता है और वो दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं और वहीं पर खामोश हो जाते हैं। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। जियांग उससे कहता है, अच्छा ठीक है, चलो वापस अपने टॉपिक पर बात करते हैं। क्वीन जियांग से कहती है, मुझे लगता है मेरी पावर का खत्म होना और मेरा इंसानी फॉर्म में आना ये सब कुछ लिलियन से जुड़ा हुआ है। कमांडर लिलियन ने मुझे धोखा दिया और उसने मेरी पावर का एक काफी बड़ा हिस्सा चुरा लिया। वो कभी मेरी बहुत ज्यादा हास हुआ करती थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने कभी उसकी तरफ से एहतियात नहीं की, लेकिन उसने मेरी पीठ के पीछे ये सब कुछ किया। जियांग क्वीन से पूछता है, लेकिन उसने ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिससे उसने तुम्हारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली? अगर हमें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चल जाए तो शायद हम तुम्हारी एनर्जी को रिकवर कर सके। क्वीन उसे कहती है, लेकिन मुझे उस बारे में नहीं पता कि वो क्या चीज थी, मुझे बस उसकी आउटलाइंस के बारे में पता है, मैंने उसको ठीक से देखा नहीं। जियांग जल्दी से अपने पास से एक पेपर और पेन निकालता है और उसे कहता है, तुम्हें जितना भी याद है तुम उस इंस्ट्रूमेंट को इसके ऊपर बना दो कि वो कैसा दिखता था, उसके बाद मैं अपने मैजिकल पेन को इस्तेमाल करते हुए उसे असली का बना दूंगा। क्वीन उससे वो पेपर और पेन ले लेती है और काफी देर सोचने के बाद उस वेपन की पिक्चर बना देती है जैसा कि उसे थोड़ा बहुत याद था। काफी टाइम गुजरने के बाद जियांग जब उस पिक्चर को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और क्वीन से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो वाकई में ऐसा ही दिखता था? और जैसे ही वो इस पिक्चर को दिखाते हैं जियांग बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है, अब मैं इस पिक्चर को अपनी सोच के साथ कैसे ड्रा कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को पिक्चर देखकर समझ आ गई होगी कि जियांग क्या कहना चाहता है, और जेवन की पिक्चर बनवा लेता है। और उसके बाद वो दोनों अपने टीचर मार्टिन के पास आते हैं, शायद उनको इस बारे में कुछ पता हो। टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा बिजी होती है क्योंकि फौजरी क्लास की विनिंग के बाद बहुत सारे बच्चे फौजरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आ गए होते हैं और टीचर मार्टिन बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। जियांग और क्वीन वहीं पर आ जाते हैं। टीचर मार्टिन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, आप तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। जियांग टीचर मार्टिन को उनका पेन वापस कर देता है। टीचर मार्टिन अपना पेन रखते हुए उसे कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम्हारी जीत के बाद बहुत सारे बच्चे फौजरी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया, अब तुम एक ऑफिसर बन चुके हो। अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, हम लोग यहाँ पर इसी मकसद के लिए आए हैं। जियांग के हाथ में वो ड्राइंग वाला पेपर होता है। वो कहता है, अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अब बहुत सारी जगहों पर हो चुके हैं, मुझे लगता है शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो टीचर मार्टिन से कहता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी इस वेपन को देखा है? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, मुझे याद नहीं, शायद मैंने इसको कभी कहीं पर देखा हो। क्या ये तुम्हारी कोई नई इन्वेंशन है? क्या इसे तुमने बनाया है? जियांग उसे कहता है, नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने इस वेपन को डीमन ट्राइब में देखा था, इसलिए मैं इसे स्टडी करना चाहता हूँ और मुझे लगता है शायद मैं इस वेपन के बारे में स्टडी करने के बाद इस किंगडम की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। साथ ही वो ग्लास मुंह से लगाकर पानी पी रहा होता है। उसके साथ बैठी क्वीन कहती है, इसी वेपन की मदद से डीमन किंग को मारा गया था। जियांग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसके मुंह से पानी भी बाहर गिर जाता है। जियांग यही सोच
रहा होता है, चलो शुक्र है टीचर मार्टिन को हम पर शक नहीं हुआ, हम तो सिर्फ वहाँ पर गुलाम थे, हमें कैसे पता हो सकता है कि ये वेपन किस काम का है। टीचर मार्टिन उनसे कहती हैं, अगर इससे हम डीमंस को मार सकते हैं फिर तो ये हमारे किंगडम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही टीचर मार्टिन कहती हैं, मेरे पास एक पुरानी बुक है। वो जल्दी से अपनी बुक निकाल लाते हैं। जियांग उससे पूछता है, टीचर ये क्या है? टीचर मार्टिन उसे कहती हैं, ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं एक गांव से लिख कर लाया था। वहाँ पर एक टेम्पल था, उसकी दीवारों पर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स बनी हुई थी। हालांकि उसकी राइटिंग सारी ऐसी जुबान में है जो हमें नहीं आती, लेकिन मैंने उसकी सारी पिक्चर्स और राइटिंग को कॉपी कर लिया। मुझे लगता है कि इसमें जितने भी वेपन्स हैं वो सारे हमारे गॉड्स इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी भी कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे साबित होता है कि गॉड्स पहले हमारी इस दुनिया में रहते थे। अगर तुम इसमें से तलाश करोगे तो शायद तुम्हें ये वेपन भी उसमें मिल जाए। टीचर मार्टिन नोटबुक को खोलते हैं और कहते हैं, हालांकि ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन वहाँ के गांव वाले इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, उन्हें लगता है ये रियल है। साथ ही वो उस नोटबुक के पेज पलटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, चलो ढूंढते हैं तुम्हारा वेपन इसमें है या नहीं। इसी नोटबुक में एक बड़े से पंछी की तस्वीर होती है। जियांग कहता है, ये एक बड़े से एयरशिप की तरह क्यों लग रही है? टीचर मार्टिन कहते हैं, तो इसका मतलब ये एक शिप है, मुझे लगा था शायद ये कोई जायंट बर्ड है। जियांग उसे देखकर कहता है, यहाँ पर सिर्फ प्लेन्स की तस्वीर नहीं बल्कि ऐसी भी तस्वीरें हैं जिनसे लगता है कि वो लोग कार्स का भी इस्तेमाल करते रहे हैं। बहुत सारे पेजेस पलटने के बाद उन्हें वो वेपन मिल जाता है, यानी कि उस वेपन की पिक्चर मिल जाती है। क्वीन टीचर मार्टिन से पूछती है, ये टेम्पल कहाँ पर है जहाँ से आपने इन सब को कॉपी किया था? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, मुझे सोचने दो, मुझे याद आ गया, वो टेम्पल पहाड़ों में था और उन पहाड़ों वाली जगह का नाम एली माउंटेन्स है। जियांग उनसे पूछता है, एली माउंटेन, क्या इस जगह का एली से कोई ताल्लुक है? टीचर मार्टिन उसे कहती हैं, तुमने एली का जिक्र छेड़ दिया, मुझे याद आ गया। 5 साल पहले एली माउंटेन से किंगडम में एक रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें मदद की जरूरत है। मैं और टीचर माइक जासू वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए गए। उनके गांव पर एक बड़ी सी छिपकली ने हमला कर दिया था और साथ ही बैकग्राउंड स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। एक बड़ी सी छिपकली उन पर हमलाकारी होती है, जबकि एली उस वक्त छोटा था, यानी कि 11 साल का था। एली एक बड़ी सी लकड़ी उठाता है और उस छिपकली पर दे मारता है और कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। वो बड़ी छिपकली जैसी एली की तरफ आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करने लगती है। वहीं पर टीचर माइक जासू आ जाते हैं और उस छिपकली के मुंह पर जोरदार पंच मारते हैं। उस बड़ी छिपकली को हराने के बाद टीचर मार्टिन उन सारे लोगों के लिए अपने पेन की मदद से बहुत सारे घर तमीर करके देती है। एली टीचर माइक जासू की स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर होता है और वो उनसे कहता है, मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। जबकि टीचर माइक जासू भी एली की तरफ देखते हैं, उन्हें लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद गांव वाले टीचर मार्टिन को उस टेम्पल के बारे में बताते हैं। उन गांव वालों का ये मानना था कि इस सारे टेम्पल को गॉड्स ने खुद बनाया है और ये हजारों सालों से यहीं पर है। टीचर मार्टिन जैसे उस टेम्पल के सामने जाते हैं तो वहाँ पर जमीन पर बड़े बड़े पत्थर लगे होते हैं। उन पत्थरों के ऊपर बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं जिनके साथ लिखावट भी होती है और ऐसी जुबान होती है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी होती। टीचर मार्टिन कहते हैं, मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, इसलिए मैंने सारा कुछ अपनी नोटबुक में कॉपी कर लिया। जियांग उनकी सारी बात सुनने के बाद सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों साल पहले किसी ने इस तरह का कोई टेम्पल बनाया हो जिसमें ह्यूमन टेक्नोलॉजी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे पहले भी बहुत सारे इंसान यहाँ पर आ चुके हैं? टीचर मार्टिन से सारी मालूमात ले लेने के बाद अगले दिन जियांग अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है। जियांग के साथ साथ क्वीन, एली और मोडो तीनों भी सफर पर उसके साथ जाएंगे। वो दोनों जैसी तैयारी करके बाहर निकलते हैं। मोडो उनसे कहता है, सोफी सास बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी आओ। फिर वो चारों बाहर निकल आते हैं। सामने सोफी सास खड़ा होता है। सोफी सास जियांग को देखकर खांसना शुरू कर देता है। मोडो जियांग से कहता है, जल्दी करो, मैंने तुम्हें जैसा कहा था वैसा ही करो। जियांग जल्दी से उसके सामने बैठ जाता है। जियांग कहता है, वैसे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोडो ने मुझे बताया है कि यहाँ पर ऐसी रस्मो रिवाज है। सोफी सास अपनी तलवार निकालता है और जियांग के सर पर रखते हुए उसे मेजर का खिताब देता है और साथ ही उसे शपथ दिलवाता है कि तुम इस किंगडम के एक सोल्जर हो और तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हमेशा इस किंगडम की हिफाजत करनी है और साथ में हमारे किंग की हिफाजत करनी है। और अपने किंग के ऑर्डर पर मैं सोफी सास तुम्हें अपनी आर्मी का एक सोल्जर घोषित करता हूँ। जियांग सोफी सास का शुक्रिया अदा करता है। सोफी सास उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम खड़े हो सकते हो। सोफी सास अपने पास एक मेडल निकालता है और उसे कहता है, इसे अपने पास रख लो, आज के बाद तुम एक मेजर हो और तुम इस किंगडम के अंदर आ जा सकते हो, वो भी अपनी मर्जी से। सोफी सास आगे बढ़कर उस मेडल को जियांग के कॉलर पर लगा देता है और उसे कहता है, अब हम दोनों सोल्जर्स हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। सोफी सास जियांग से कहता है, अब जाके तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन हमारे किंगडम की दीवारों के बाहर बहुत सारे खतरे हैं जिनसे तुम्हें खुद ही निपटना होगा।
और अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो ये बात हमेशा याद रखना, सोफी सास हमेशा तुम्हारे साथ है। जियांग ये सब कुछ सुनने के बाद उसका शुक्रिया अदा करता है। टीचर मार्टिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और जियांग से कहते हैं, तुमने कहा कि तुम टेम्पल विजिट करने के लिए जा रहे हो, क्या तुम्हें पेल मून क्रिस्टल वाकई में नहीं चाहिए? तुम्हें उसकी जरूरत होगी। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो मून स्टोन आपका है जो कि आपको ड्वार्फ्स ने गिफ्ट के तौर पर दिया था, और वैसे भी हमारे किंगडम को आपके उस पेल मून क्रिस्टल की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोटो आगे बढ़ता है, टीचर मार्टिन से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जियांग अपने पास से कोई नई ड्राइंग निकालेगा और हम सबको बचा लेगा। टीचर मार्टिन मोटो से कहते हैं, मुझे इससे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। टीचर मार्टिन हंसते हुए उनसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम सब लोग जा सकते हो, जितनी जल्दी हो सके वापस आना, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या स्टडी करके वापस आते हो। क्वीन उनसे कहती है, चलो जल्दी करो, हमें जाना भी है। जियांग जल्दी से एक पेपर जमीन पर रखता है और उसमें से गाड़ी निकालता है, जबकि एली उस गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, लास्ट टाइम तुम्हें याद है कि मैंने उल्टी कर दी थी? एली उससे कहता है, मुझे लगता है मैं फिर से उल्टी कर दूंगा। जियांग उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने इसके शॉक्स बहुत ज्यादा अच्छे कर दिए हैं, इसलिए हमें झटके कम लगेंगे। फिर वो सारे लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मोटो अभी भी टीचर से कह रहा होता है, टीचर मेरी मॉम का ख्याल रखना और उनको बता देना कि मैं कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहा हूँ। उनके वहाँ से चले जाने के बाद सोफी सास कहता है, जियांग बहुत ज्यादा जल्दी तरक्की कर रहा है और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आए और हमारी फोर्जिंग क्लास को इतना अच्छा स्टूडेंट दिया। फिर टीचर मार्टिन सोफी सास से कहती हैं, अगर मेरे लायक और कोई काम नहीं तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। उसी वक्त एक सोल्जर आता है और सोफी सास से कहता है, किंग आपसे मिलना चाहती हैं। सोफी सास उससे पूछता है, लेकिन किस लिए? वो बताते हैं, रीजेंट ईस्ट में जो जंग लड़ने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की है, इसलिए उन्होंने हमारे किंग के साथ एक मीटिंग रखी है और किंग चाहते हैं कि आप भी उस मीटिंग में शामिल हों। नेक्स्ट सीन में सोफी सास किंग से मिलने के लिए चला जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है जबकि रीजेंट सीढ़ियां उतर रही होती हैं। रीजेंट बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और उन्होंने पहले ही अपनी बाउंड्री फोर्स को अनलिश कर रखा होता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। रीजेंट जैसे ही उसके पास से गुजरते हैं, सोफी सास उनसे कहता है, मैंने पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था और फिर से वही सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे इसका जवाब क्यों नहीं देते? मेरे फादर इस किंगडम से बहुत ज्यादा वफादार थे, उन्होंने अपनी ड्यूटीज को सही तरह से निभाया, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस किंगडम को बनाने में लगा दी, फिर आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया, वो भी आपसे मिलने के बाद? रीजेंट सोफी सास से कहती है, मैंने तो बस उसे दुनिया की रियलिटी के बारे में बताया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। रीजेंट सोफी सास से कहती हैं, एक दिन तुम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे, लेकिन अभी के लिए नहीं समझ सकते। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, हम दोनों के दरमियान पावर गैप बहुत ज्यादा है। साथ ही रीजेंट सोफी सास से कहती हैं, मेरे तीनों बेटे बेकार निकले, वैसे मुझे मास्टर गुरु से सीखना चाहिए और तुम्हारे जैसे किसी बेटे को गोद ले लेना चाहिए। और वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रीजेंट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि सोफी सास बड़ी मुश्किल से वहाँ पर खड़ा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। सोफी सास कहता है, रीजेंट की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अभी ये वक्त ठीक नहीं है, मुझे रीजेंट पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन एक दिन मैं अपने पापा की मौत का बदला जरूर लूंगा, एक दिन जरूर मैं इसे अपनी ही तलवार से मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन पहाड़ों का होता है, यहाँ पर वो टेम्पल है और एली का घर भी उन्हीं माउंटेन्स में है। वहाँ पर जंगल में एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ जा रहा होता है, जबकि एली लोगों ने एक हेलीकॉप्टर बनाया होता है। वो बूढ़ा आदमी हेलीकॉप्टर को देखकर वहीं पर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, ये तो गॉड्स हैं। जबकि हेलीकॉप्टर के अंदर मोटो और जियांग दोनों को उल्टी आ रही होती है। क्वीन और एली बिल्कुल ठीक होती हैं। एली मोटो से कहता है, कार में उल्टी करने की वजह से तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, अब देखो कौन उल्टी कर रहा है। वो जल्दी से अपने जहाज को जंगल में लैंड करते हैं। जियांग और मोटो भागते हुए दरख्तों की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर बैठकर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। एली कहता है कि हमारे इस माउंटेन रेंज का क्लाइमेट बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वैसे भी इन दोनों के पास जरा भी बाउंड्री फोर्स नहीं है। जियांग जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं, ये तो गॉड्स हैं, और वहीं पर झुककर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।